So let us continue our history optional classes, right? So टॉपिक है आज बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. दिस इज वर्ल्ड वॉर वन पार्ट वन, वेयर फर्स्ट वी विल डिस्कस द ईस्टर्न क्वेश्चन और द बल्कान क्वेश्चन, राइट? सो फार अभी तक हमने क्या देखा इन द 19th सेंचुरी, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए. सो मैंने आपको बताया, मेक श्योर कि प्रीवियस सेशंस आप जरूर देख लें, राइट? सो 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है? और इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले. सो मैप्स के माध्यम से थोड़ी वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो दिस वाज द यूरोप ऑफ 1812, right? That means during the Napoleonic Wars. So नेपोलियन ने फ्रांस पर कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश किया, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट द जर्मेनिक स्टेट्स, पार्ट ऑफ इटली, ऑस्ट्रिया को भी जो है वो अपने कंट्रोल में लाया वो, राइट? स्पेन एंड अ होल लॉट ऑफ टेरिटरी इन यूरोप, राइट? इंक्लूडिंग दिस रीजन ऑफ बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स. What happened after that is the 1815, the Treaty of और the Congress of Vienna, जिससे फ्रांस की टेरिटरीज को कम किया गया और यहाँ पर फिर से जो है वो एक छोटी सी कन्फेडरेसी बना दी गई जर्मन स्टेट्स की. नाउ आई विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल बिकॉज हमने प्रीवियस सेशंस में इनको बहुत डिटेल में स्टडी किया है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकड्रॉप दैट क्या पॉलिटिकल चेंजेस अभी तक हमने देखे हैं, राइट? सो फ्रांस ने at the dawn of the 19th century, France tried to become a greater power in Europe, but France को धीरे धीरे जो है वो पीट कर शांत कर दिया गया, right? Then eventually Germany and Italy tried to unify themselves. They failed. 1848 1850 तक आते आते फेल रहे वो, या सक्सेसफुल नहीं हो सके. इट वॉज ओनली 1870 तक आते आते जब जर्मनी और इटली जो है वो अपने आप को पूरी तरह 1870 1871 तक जर्मनी और इटली अपने आप को पूरी तरह यूनिफाई कर पाते हैं. एंड कुछ इस तरह का मैप जो है वो हमें यूरोप का नजर आता है एट 1871. हमें यहां से कहानी को कंटिन्यू करना है फ्रॉम 1871 ऑनवर्ड्स, राइट? सो जर्मनी इज यूनिफाइड, इटली इज यूनिफाइड. व्हाट आर ऑल द अदर पावर्स इन यूरोप? व्हाट आर द great powers of Europe? So we have France, we have United Kingdom or Britain, we have Germany, we have Austro-Hungarian Empire, we have Russian Empire, we have Ottoman Empire, we have a Kingdom of Italy or Italian state, right? Apart from that, these are the major powers. इनके अलावा कुछ छोटी powers भी थी, like for example the Kingdom of Sweden and Norway, Kingdom of Norway and Kingdom of Sweden. Then we have the Netherlands, the Belgiums, the Swiss, the Spanish, the Portuguese, right? ग्रीक्स भी जो है वो धीरे धीरे 1920s 30s में अपने आप को आज़ाद कर लेंगे, ठीक है? दैट वाज द फर्स्ट पीस, पहला पीस जो ऑटोमन एम्पायर से डिटैच होगा, दैट इज ग्रीस, राइट? सो दिस मच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशंस. दीज आर द ग्रेटर पावर्स. और सिंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर वन, सो वर्ल्ड वॉर वन में कौन कौन शक्तियां आपस में लड़ेंगी? सो जनरली आप कहेंगे कि सर एट वन साइड देयर वाज ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड रशिया, और दूसरी साइड जो है वो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, राइट? दीज आर दी पावर्स. ये पावर जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइंड थी, एंड ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया वाज अलाइंड. और फिर बाद में यूएस भी इस युद्ध पे कूद पड़ता है, इटली भी कूद पड़ेगा इस युद्ध में, और भी छोटी मोटी पावर्स जो हैं वो इस युद्ध में उतर जाएंगी, ठीक है? बट ये जो अलायंसेस बने, ये जो सिस्टम ऑफ अलायंसेस बना, राइट? द अलायंस बिटवीन ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, एंड द अलायंस बिटवीन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, ये कोई ऑर्गेनिक अलायंस नहीं था. ये अलायंस डेवलप होने में बहुत लंबा समय लगा, और हम 1871 के बाद 1871 से 1914 तक हम ये पहले अलायंस कैसे बने ये समझेंगे. देन वी विल एंटर इनटू वर्ल्ड वॉर वन, बिकॉज
इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन, द क्रिएशन ऑफ दीज अलायंस, जिनको आप डबल एंटांट और ट्रिपल एंटांट के टर्म से जो है वो आपने सुना होगा, राइट, और द डबल अलायंस एंड द ट्रिपल अलायंस, ये जो अलायंसेस बने हैं, ठीक है, इन अलायंसेस को एज ए सेट समझने के लिए हमें 1871 से 1914 तक की पॉलिटिकल जो एक बार क्या टर्मोइल रहा यूरोप में उसे समझना है, और उसे समझने के लिए दो चीजें जो है वो हमें समझनी है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द ईस्टर्न क्वेश्चन क्या है, ईस्टर्न क्वेश्चन, एंड सेकेंड द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे करके अपनी पावर खोता जाएगा, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी खोता जाएगा, अपनी टेरिटरीज को बेसिकली खोता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके उसकी पावर खत्म हो जाएगी, राइट। एंड उसके पैरेलल में एक और कॉन्सेप्ट चलेगा, दैट इज ईस्टर्न क्वेश्चन। सो आज हमें ये दोनों चीजें समझनी है, हम धीरे धीरे करके ऑटोमन की सारी जो है वो टेरिटरी को छीन लेंगे और पैरेलली उसके समझेंगे ईस्टर्न क्वेश्चन क्या है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ऑटोमन्स से ये टेरिटरी बाकी की यूरोपियन पावर्स छीनना क्यों चाहती थी, ऐसा क्या था ऑटोमन्स के पास। सो इन दिस मैप वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। सो दिस वाज, यू कैन से, द हाइट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। सो ऑटोमन्स आप देख पा रहे हैं, जनरली ऑटोमन्स कौन है, ऑटोमन्स तुर्क्स हैं, ठीक है, टर्किश रूलर्स हैं। एंड ऑटोमन जो है वो एक बहुत ज़्यादा एंग्लिसाइज्ड वर्ड है, अगर आप टर्किश लैंग्वेज में जाएंगे तो इट इज उथमान और ओस्मान, ओस्मान और उथमान, वहां से जो है वो एंग्लिसाइज होकर यानी कि इंग्लिश में वर्ड जो है वो ऑटोमन बना, ठीक है। एंड ऑटोमन्स डिडंट कॉल देमसेल्व्स एज ऑटोमन्स, या ऑटोमन किंगडम नहीं कहते थे वो खुद को, वो कहते थे खुद को दी सल्तनत ऑफ रोम। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स द सल्तनत ऑफ रोम। व्हाई दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स द सल्तनत ऑफ रोम? बिकॉज ऑटोमन्स इन 1453 कैप्चर्ड द रोमन capital Constantinople, and yes, the Roman capital Constantinople, right, because a Muslim force captured Romans, यूरोपियन से ये सहा नहीं गया, तो यूरोपियंस ने कैसे लिखा इस हिस्ट्री को, that it was not a Roman empire, it was Byzantine empire, right, but that is not correct. John Constantine the 11th, if I remember correctly, got defeated in 1453. He was a Roman emperor. This was the Eastern Roman Empire. This was the Eastern Roman Empire that got conquered by Ottomans or Ottomans, right? And since it was Roman capital, Constantinople was Roman capital, and it was captured by Ottomans, right? They called themselves as Sultanate of Rome, right? And this was the territory. अगर आप रोमन एम्पायर की हाइट्स में जाएंगे ना, सो दिस वाज ऑल, ये सारी जो मेडिटेरेनियन के आसपास की जो टेरिटरी है ना, ये सब ऑटोमन्स रोमन्स के कंट्रोल में थी एक टाइम पर. दिस होल टेरिटरी वाज वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ रोमन्स, राइट, एंड दिस होल टेरिटरी नाउ केम इनटू द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन्स. सो व्हाट हैपेंस, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि भैया जो मुस्लिम फोर्सेस हैं, सैरासन्स जिन्हें यूरोपियंस बोलते थे, they captured this region. Now I'm not going into this detail because in the initial sessions मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, the conflict between the Christians and the Saracens, right? The fall of Constantinople and the subsequent rise of the Western powers, right? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्यों? क्योंकि लेगेसी तो उसी की ही है, right? So Ottomans gained power अराउंड मेडिटेरेनियन एंड दे कंट्रोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सी रूट्स उनके कंट्रोल में आ गए. दैट इज वन फ्रॉम द रेड सी एंड अदर फ्रॉम पर्शियन गल्फ, राइट, एंड बोथ ऑफ दीज वर कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन और यूरोप को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? ईस्टर्न वर्ल्ड से, यानी साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से, राइट.
सॉरी, जिसके जवाब में यूरोपियंस ने डायरेक्ट सी रूट्स ढूंढ लिए, बट स्टिल यहां से ट्रेड करना जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट है। तो जो भी बड़ी पावर्स हैं यानी कि ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रेंच हैं, वो अपने फेवर में रखना चाहती थी ऑटोमन्स को। ठीक है, कि भैया ऑटोमन्स फेवर में रहेंगे तो हम यहां से भी ट्रेड कर ही लेंगे। ठीक है, ऑटोमन्स को अपने फेवर में रखने का दो तरीका है, या तो ऑटोमन्स को हाई ट्रिब्यूट्स जो है वो प्रोवाइड की जाए, या तो ऑटोमन्स को कमजोर कर दिया जाए। दैट इज द फर्स्ट रीजन कि ऑटोमन के पीछे इतना हाथ धोकर यूरोपियंस क्यों पड़ गए। दे वांटेड एक्सेस टू दिस रीजन। यहां पर फिर 1869 में फाइनली सुएज कनाल को बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड अनदर पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि इन 1861 इन ऑयल क्रीक पेंसिल्वेनिया पेट्रोल जो है वो, या पेट्रोलियम खोजा गया, राइट। एंड 1878 इश के आसपास आते आते मर्सिडीज एंड डाइमर मिलकर जो है वो बना देते हैं क्या, एक इंजन। और वो इंजन जो है वो किस पर चल रहा है, पेट्रोल पर चल रहा है। ठीक है, तो जो यूरोपियन पावर्स है उनको धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि नाउ द नेक्स्ट ग्रेट सोर्स ऑफ फ्यूल इज पेट्रोलियम, राइट। और पेट्रोलियम कहां पर है ज्यादा, जब ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री की बुक्स को खंगाल कर देखा तो उन्हें पता चला कि हिस्टोरिकली पेट्रोलियम जो है वो अरेबियन एरिया में है। क्यों? क्योंकि अरेबियन नाइट्स या अरेबियन सिटीज, नॉट अरेबियन नाइट्स बट अरेबियन सिटीज वर यूज्ड टू बी लिट एट नाइट। अरेबियन सिटीज की जो गलियां हैं, शहर हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर वहां पर लैंप्स जला करते हैं। दैट मीन्स दे हैड ऑयल, राइट। एंड दिस रीजन जहां पर ऑयल पॉसिबली हो सकता है अरेबिया में, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन्स। ऑटोमन्स हैड टू गो, राइट। क्यों? क्योंकि अब कोल के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे अगर प्रोग्रेस करना है तो नेक्स्ट बड़ा जो फ्यूल का सोर्स है वो पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम अभी तक ब्रिटेन को जो है वो स्कॉटलैंड के साइड में नहीं मिला था, राइट। मैंने आपको प्रीवियस किसी सेशन में बताया था कि ब्रिटिशर्स ने पर्शियंस के साथ एक ट्रीटी करी थी 86-14% की वो ट्रीटी थी इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड द एंग्लो पर्शियन पेट्रोलियम कंपनी जो है वो डेवलप हुई, राइट, समवेयर इन दिस रीजन, द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ पर्शिया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन बाकी रीजन्स पे वो कंट्रोल नहीं चाहते थे। बाकी का जो रीजन है यहां पर भी जो है वो तेल हो सकता है, एंड यूरोपियंस वांटेड एक्सेस टू दैट ऑयल। सो डेफिनेटली ऑटोमन हैज टू गो। ठीक है, नाउ अब ऑटोमन्स को कमजोर कैसे किया जाए? क्यों? क्योंकि ऑटोमन जो फोर्सेस हैं, जो सेना है ना, बहुत लंबे टाइम तक ऑटोमन सेना जो है वो मैन बाय मैन और सोल्जर बाय सोल्जर बहुत खतरनाक थी, राइट। जैनिसरीज कहते हैं उन्हें। जैनिसरीज वर वेरी फ्यूरियस सोल्जर्स। इनफैक्ट प्रूशिया employed these janissaries to train them, and it was the reason, one of the reason why प्रूशिया धीरे धीरे जो है वो बहुत बड़े लेवल पर पावरफुल होता गया। और वहां से वॉगन्स क्रीग और देन ब्लिट्स क्रीग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि एक छोटी वेल डिसिप्लिन्ड, वेल आर्म्ड, वेल ट्रेन्ड फोर्स जो है वो एक बड़ी फोर्स को कैसे हरा सकती है। तो ये जो जानिसरीज जो थे, एलीट जो क्या बोलते हैं उन्हें, एलीट इन्फेंट्री एंड एलीट जो कैवलरी थी, बोथ हैवी एंड लाइट, बोथ आर्मर्ड एंड अनआर्मर्ड, टर्किश जो कैवलरी और फोर्सेस थे, दे वर वेरी हाईली ट्रेन्ड और उनके चलते बहुत पावरफुल थे वो, राइट। तो धीरे धीरे ऑटोमन्स को कमजोर करना है। जब तक जैनिसरीज मौजूद हैं ऑटोमन्स कमजोर नहीं है। और जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अगर ऑटोमन्स ने वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया, यानी मॉडर्न सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर लिए, और ये जैनिसरीज मॉडर्न वॉरफेयर भी सीख गए, तो तब तो भैया ये एरिया ऑटोमन से छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑटोमन्स को इस रीजन में, यानी कि ऑटोमन्स यानी इस रीजन को खास तौर पर मॉडर्नाइज नहीं होने देना है, इसको कॉन्फ्लिक्ट में रखो, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने मत दो। ठीक है, व्हाट एल्स? नाउ अब आपको समझ आ गया कि ऑटोमन्स को कमजोर करना क्यों जरूरी है वेस्ट के लिए। ठीक है, और ऑटोमन्स की स्ट्रेंथ क्या है। ऑटोमन्स की एक तो लेगेसी,
उनकी आर्मी, उनकी स्ट्रेंथ थी। तो उनकी आर्मी को उनमें इंटरनल डिसेंशंस पैदा किया जाए और मॉडर्नाइज ना होने दिया जाए, ठीक है। प्लस मॉडर्नाइज, देखिए बहुत आयरॉनिक है, मॉडर्नाइज होने भी नहीं देना और मॉडर्न आइडियाज इन्फ्लेक्ट भी करने हैं, सॉरी इन्फ्लेक्ट नहीं, इंपोज भी करने हैं। लेकिन मॉडर्न आइडियाज कौन से? नेशनलिज्म के मॉडर्न आइडियाज, बिकॉज Ottoman Empire was a very heterogeneous empire. Yes, definitely in the regions around this, like this was largely dominated by Turkish, right? They were Sunnis. Now this region was largely dominated by Arabians, right? This region was largely dominated by Arabians, but यहाँ पर Christian population भी थी इजिप्ट में, right? यहाँ पर ट्रिपली अल्जेरिया वाले रीजन तक क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, अरेबियंस भी हैं, यहाँ टूनिशिया वाले रीजन में क्रिश्चियंस भी हैं, राइट। जॉर्जिया और यहाँ पर दागिस्तान वाले रीजन में मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, राइट। देन हियर आर्मेनियंस हैं, कॉकेकस वाले रीजन में कुर्ड्स हैं, राइट। देयर आर मेनी डिफरेंट एथनिसिटीज, तो केवल यहाँ पर ही। लेकिन इन दिस रीजन जो कि ऑटोमन्स के कंट्रोल में था, दिस वाज अ होल अनदर खिचड़ी, राइट। यहाँ पर इतनी सारी डिफरेंट एथनिसिटीज हैं और जो नेशनलिज्म के आइडिया पर जो यूनिफिकेशन किया, पहले फ्रांस पावरफुल हुआ नेशनलिज्म के आइडिया पर, फिर नेशनलिज्म के आइडिया को उठाकर जर्मनी और इटली ने अपने आप को यूनिफाई किया और स्ट्रांग किया। ये आइडियाज धीरे धीरे परकोलेट होते गए इन दिस रीजन। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, सर्बियंस हैं, क्रोएट्स हैं, स्लोवाक्स हैं, स्लोवीन्स हैं, magyर्स हैं, ठीक है, रोमेनियंस हैं, रूमेलियंस हैं, बुल्गेरियंस हैं, ठीक है, ग्रीक्स हैं, अल्बेनियंस हैं, मॉन्टेनीग्रोज हैं, मोल्डोवियंस हैं, पोलिश हैं, जर्मन्स हैं, राइट। फिर उसके अलावा तुर्क्स भी हैं, अरबी भी हैं, रोमन कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं, सुन्नीज हैं, शियाज हैं। सो बहुत खिचड़ी वाला एरिया है ये। अगर इस खिचड़ी वाले एरिया को नेशनलिज्म का तड़का दे दिया जाए, ठीक है, और आपस में इनको लड़वा दिया जाए, अगर ये एरिया कट ऑफ हो जाए, किससे? इतना एरिया ऑटोमन से, तो एक बड़ी टेरिटरी ऑटोमन की चली गई, ठीक है। सेम नेशनलिज्म की लाइंस पर अगर अदर एरिया लाइक ये ट्रिपली, टूनिशिया, अल्जेरिया, ये भी नेशनलिज्म के लाइंस पर अलग कर दिया जाए, ठीक है। अगर पॉलिटिकल डिसयूनिटी फैला दी जाए, किसमें? क्योंकि इट वाज अ मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी, मेडिवल एम्पायर्स वर मिलिट्री, बेस्ड ऑन मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी। सो इजिप्ट में जो है वो एक जनरल बैठा, एक गवर्नर बैठा होगा। अगर सेंटर कमजोर होगा तो गवर्नर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करेगा, राइट। सो इजिप्ट जो है वो अपने आप को अलग कर लेता है, अरेबियन रीजन जो है वो अपने आप को अलग कर लेता है, इराक वाले रीजन जो है वो पर्शिया अपने साथ जोड़ लेता है, या कुवैत, कतार वगैरह जो है वो अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं। तो होगा क्या? धीरे धीरे अनातोलिया तक जो है वो सीमित रह जाएगा टर्किश एम्पायर और द ऑटोमन एम्पायर और द सल्तनत ऑफ रोम, राइट। सो ये जो डिसमेंबरमेंट है of Ottoman Empire, we'll try to understand that in today's session, right? But at the same time, it also carries a question which is known as the Eastern question or the Balkan question, which is this, कि ये जो बल्कान वाला रीजन है, this is the Balkan region, ठीक है, this is the Balkan region। इस बल्कान रीजन में ये जो मल्टी एथनिसिटीज हैं, ये जो मल्टी नेशंस हैं, who will rule over this region? Because they also identify as Slavs, राइट, क्योंकि दे स्पीक समवट स्लैविक डायलेक्ट्स जो कि रशियन स्लैविक लैंग्वेज से मैच करता है, राइट। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो वगैरह, राइट। देन कौन इनमें से बड़ी शक्ति होगा? क्यों? क्योंकि एक बहुत ही रिवार्डिंग, बहुत ज्यादा रिवार्डिंग एरिया है। मैंने आपको कई बार बताया कि रशिया के पास अपनी नेचुरल 12 महीने एक्टिव रहने वाली कोस्टलाइन नहीं है, ठीक है ना। रशिया को अगर ट्रेड करना है तो बाल्टिक, सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सी में आकर देन नॉर्थ सी में एंटर करके फिर अटलांटिक में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर आर्कटिक ओशियन है
और अगर आप फार ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, रशिया के फार ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो वहां पर बेरिंग सी है, वो भी जमा होता है, और नीचे जापान है। ठीक है, जापान रशिया का कंपटीशन है, फिर चाइना, चाइना का रशिया का कंपटीशन है, राइट। तो अगर रशिया के पास टेरिटरी है, रिसोर्सेज है, रशिया को अगर एक्सपेंड करना है, रशिया को अगर ग्रो करना है, तो उसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो जुड़ने के लिए उसको ब्लैक सी, ये स्ट्रेट्स जो हैं डार्डनलीज वाले, बॉस्फोरस वाले, उससे एजियन सी में आना पड़ेगा, यानी मेडिटेरेनियन में आना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेडिटेरेनियन के रास्ते, यहां पर मेडिटेरेनियन के रास्ते फिर वो रेड सी से इंडिया के साथ, और जिब्राल्टर के रास्ते अटलांटिक ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा सक्सेसफुली रशिया करता है तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात हो जाएगी, किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। ठीक है, ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा से रहेगा रशिया को कंटेन करना। सेम विल द केस ऑफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, सेम विल बी द केस फॉर यूएस। यूएस के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा रशिया को कंटेन रखना, क्योंकि रशिया के पास लैंड है, रिसोर्सेज है, और पॉपुलेशन, हर तरह के रिसोर्सेज है, बहुत सारा लैंड है, राइट, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग सोशल हिस्ट्री, राइट। सो कहने का मतलब बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है रशिया के पास। कमी है किस चीज की? एक एक्टिव कोस्ट लाइन की। सो अगर रशिया इस एरिया में स्ट्रांग हो जाता है, और अगर मेडिटेरेनियन में उसको एक्सेस मिल जाता है, और टर्की के रास्ते फिर वो एक्सेस ले लेता है कहां पर? रेड सी में। सो दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर ब्रिटेन और द वेस्ट। सो टू कंटेन रशिया, ऑटोमन हैज टू गो, और ऑटोमन हैज टू बी अंडर द थंब ऑफ वेस्टर्न। एंड टू कंटेन रशिया, बल्कान में यूनिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर बल्कान एरिया में यूनिटी है, और बल्कान जो नेशनैलिटी अगर वो रशियन नेशनैलिटी के साथ अलाइन हो जाए, बिकॉज इट कैन, बिकॉज दिस बोथ स्पीक द सेम सबसेट ऑफ स्लैविक लैंग्वेजेस, सो एक नेशनल एक रिलेशनशिप जो है वो रशियंस और बल्कान्स के बीच में एस्टेब्लिश हो गया। दैट इज अगेन वेरी वेरी बैड फॉर वेस्टर्न कंट्रीज। सो बल्कान रीजन में खिचड़ी बनी रहनी चाहिए। दैट्स बल्कान क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द बल्कान पीपल। ठीक है, सो कीपिंग दिस बैकड्रॉप इन माइंड, आई होप नाउ दिस इज नॉट समथिंग न्यू, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बिकॉज ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से समझी। ठीक है, बट कीपिंग दिस बैकड्रॉप इन माइंड, नाउ एक एक करके आज के सेशन के पॉइंट्स उठाते हैं, स्टार्टिंग विद the settlement of 1871, right? Now the settlement of 1871, it redrew the map of Europe. क्या हुआ था बेसिकली? अल्सास लॉरेन वाला रीजन जर्मनी को चला गया था, फ्रेंच वर डिफीटेड, राइट, ऑस्ट्रियंस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, जर्मनी गॉट कंप्लीटली यूनिफाइड, इटली गॉट कंप्लीटली यूनिफाइड बाय द टाइम इट वाज 1871। फ्रांस वाज डिफीटेड, और जर्मनी बहुत स्ट्रांग उभर कर आया, और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से भी जो है वो काफी नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया वाला रीजन जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरी तरह अपने आप को यूनिफाई कर लिया, राइट। लिविंग ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया एंड टर्की इंटेक्ट। ऑस्ट्रिया हंगरी मतलब जो सदर्न पार्ट है, दैट वाज इंटेक्ट, बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों नहीं बिस्मार्क एंटर करना चाहता था दी रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया। रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया को क्यों बिस्मार्क ने अपने कंट्रोल में क्यों लिया? केवल नॉर्थ जो जर्मेनिक स्टेट्स हैं उसको ही क्यों इंक्लूड किया, बवेरिया एंड द neighboring states? ठीक है, now marked a shift in the balance of power and laid groundwork for future tensions. Now this is the introduction to the ferment of Balkan. ये few points that I'm ये सामने जो मैं अभी रखूंगा, these are the introduction to what happened in Balkan after 1871 or from 1871 till 1912, because in the next session, in tomorrow's session, we will discuss the Balkan wars, right? So आज में 1871 से 1912 तक दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो डिसमेंबरमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और दूसरा द ईस्टर्न क्वेश्चन और द कॉन्फ्लिक्ट इन बल्कान। ठीक है, एंड दिस इज द बैकड्रॉप ऑफ इट। सो मैंने आपको क्या बताया, वर्ल्ड वॉर II में प्लेयर्स कौन कौन से होंगे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, बट क्या 1871 में ऐसा था? क्या 1871 में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक दूसरे के नजदीक थे? राइट, नहीं, बिकॉज 1871 के बाद फ्रांस जब हारा जर्मनी से आफ्टर दी
फ्रैंको प्रूशियन वॉर, बिस्मार्क की पॉलिसी क्या रही? बिस्मार्क की पॉलिसी थी टू आइसोलेट फ्रांस एंटायरली, फ्रांस को साइड में करना, फ्रांस को स्ट्रांग होने ही नहीं देना। अब फ्रांस जो है वो टाइम एंड अगेन विल ट्राई टू फाइंड एन एलाई इन ब्रिटेन, एन एलाई इन रशिया, राइट। सो इन ऑर्डर, अगर जर्मनी स्ट्रांग रहना चाहता है, अब जर्मनी स्ट्रांग है, एक बार जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गया ना, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने ना अपने एस्पिरेशंस छोड़ दिए, उन्होंने सोचा कि जर्मनी के साथ चिपक कर रहते हैं, सही रहेगा अपना। तो फ्रांस लॉस्ट एन एलाई इन ऑस्ट्रिया ऑल्सो, राइट। फ्रांस लॉस्ट एन एलाई इन इटली ऑल्सो, इटली के साथ भी जो है वो फ्रांस का रिलेशनशिप खराब हो गया, राइट। सो नाउ, एंड फ्रांस डेफिनेटली वांट टू टेक ओवर टर्की, सो टर्की वाज डेफिनेटली सस्पिशियस ऑफ फ्रांस, राइट। एंड ब्रिटेन और फ्रांस का तो जो है वो 36 का आंकड़ा लंबे टाइम से चल ही रहा था, हमने देखा 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस, राइट, आफ्टर दी 6 years was, 7 years was, that actually lasted for 9 years, right? So फ्रांस को आइसोलेट करना है, फ्रांस को ब्रिटेन के साथ भी नहीं जुड़ने देना, फ्रांस को रशिया के साथ भी नहीं जुड़ने देना, फ्रांस को टर्की के साथ भी नहीं जुड़ने देना, राइट। और सेंट्रल यूरोप में ये तीन बड़ी पावर्स को, ये तीन बड़े एम्परर्स को आपस में जोड़कर रखना है, ठीक है। ब्रिटेन के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखने हैं, टर्की के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखने हैं, ठीक है, इटली के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखने हैं, और सेंट्रल यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनकर बैठना है, या कॉन्टिनेंटल यूरोप में बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनकर बैठना है, इकोनॉमिकली, बोथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सब्सिक्वेंटली सोशली टू, राइट। सो लेकिन हम देखेंगे कि क्या इवेंट्स होंगे, धीरे धीरे क्या अनफोल्डिंग होगी, कि फ्रांस विल फाइंड एन एलाई, इवेंचुअली फ्रांस विल फाइंड एन एलाई इन ब्रिटेन एज वेल एज रशिया, राइट। एंड जर्मनी जो करना चाहता था, या बिस्मार्क जो करने की कोशिश कर रहा था 1871 से 1890 टिल ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन बाय काइसर विल्हेम II, बिस्मार्क्स वर्क वाज अनडन, राइट। बिस्मार्क ने जो जर्मनी की पोजीशन स्ट्रांग करी थी, इवेंचुअली वो बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस शिफ्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। Now, what happened in settlement of 1871? So it redrew the Central Europe's map, leaving Austria-Hungary, Russia, and Turkey intact, marked a shift in the balance of power, and laid groundwork for future tensions. How there was a shift in the balance of power? Because now Germany became a powerful state. Now Germany rapidly, after 1871, Germany rapidly industrialized itself, and by the time it was the dawn of the 20th century, Germany became as strong as Britain. Britain had a huge colonial empire. Nevertheless, Germany की नेवी जो है वो it became as strong as Britain, right? So next is Russo-Turkish War. We'll go into this detail. Now, considered a continuation of previous European wars, ended with Berlin Congress in 1878, involving major European powers, led to further weakening of the Ottoman Empire, asserted German and British interest in the Eastern question. Now, this is just an introduction that what we will go through in today's session. So there will be a war between Russia and Turkey, right, which will end into two set of treaties. First, the Treaty of St. Stefano, and second, its revision as the Treaty of Berlin of 1878, right. And it is with the Treaty of Berlin एक पीस जो है वो बनाकर रखने की कोशिश की जाएगी यूरोप में, बट फाइनली द पीस जो है वो सस्टेन्ड नहीं रह पाएगा। और यहां पर हमें नजर आएगा कि कितना ज्यादा इंक्लाइंड है वेस्टर्न पावर्स, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो ईस्टर्न क्वेश्चन में कितने ज्यादा इंक्लाइंड है, राइट। विद दिस वॉर विल ट्राई टू, एंड विद दिस वॉर एंड विद दिस ट्रीटी हम ये पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Then what will be the impact on Russia? Reintegrated Russia into European diplomacy, shifted the international balance of power again towards Germany, because Berlin में हुई है, Germany brokered this treaty.
Big power diplomacy now involved 6 major powers in the complex alliance system. Alliance manipulated by Bismarck to secure Germany from France resulted in an entangled system that risked widespread war. So 6 powers मैंने आपको बताया ना, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, दूसरी साइड जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, राइट। जर्मनी की कोशिश ये रहेगी कि फ्रांस को आइसोलेटेड रखा जाए, फ्रांस को रशिया के साथ नहीं जुड़ने दिया जाए, ठीक है। जर्मनी की ये कोशिश रहेगी कि रशिया को, देखिए रशिया सिर्फ ब्रिटेन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, रशिया जो है वो जर्मनी के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। तो अगर ग्रो करना है इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, नाउ आई होप आप समझ चुके हैं अभी तक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैपिटल इकट्ठा हुआ, कैपिटल को इन्वेस्ट करने का टाइम है। 1870s द सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्चुअली 1850s के बाद ही, इट वॉज द फेज जहां पर बहुत बड़े लेवल पर कैपिटल इकट्ठा हो रहा है। नाउ इट इज द टाइम टू इन्वेस्ट द कैपिटल, और जिस कंट्री में कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कंट्री जो है वो अपने आप को डेवलप करेगी, राइट, कर सकती है अपने आप को डेवलप, और बदले में आपको जो है वो कॉलोनियल एक्सपेंशन का मौका मिले। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल गो इनटू दी, अभी मैं कॉलोनियल एक्सपेंशन वाले फंडे नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, राइट, बट थोड़ा सा मैं आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला फंडा दे देता हूं। सो रशिया ग्रो कर सकता है, लेकिन रशिया को क्या चाहिए, रशिया इतना रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ जितना जर्मनी हुआ आफ्टर ब्रिटेन, राइट। बट रशिया को अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए रशिया को कैपिटल। अब कैपिटल रशिया को कौन दे, कैपिटल जो है वो रशिया अगर जर्मनी से रिलेशनशिप अच्छा बनाकर रखता है तो जर्मनी रशिया को कैपिटल दे सकता है, ठीक है। ब्रिटेन जो है वो रशिया को इतने बड़े लेवल पर कैपिटल नहीं देगा या नहीं देना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के लिए तो एक खतरनाक पावर डेवलप हो जाएगी अगर ब्रिटेन रशिया को कैपिटल देता है और बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइज होने देता है तो, ठीक है। नाउ हियर बिस्मार्क ट्राइड टू आइसोलेट फ्रांस, फ्रांस को यूरोप में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है बिस्मार्क। अब अगर फ्रांस को एलाय चाहिए, फ्रांस के पास भी एक बड़ा एम्पायर है, ठीक है, फ्रांस को एलाय चाहिए तो फ्रांस जो है वो रशिया को अपना कैपिटल जो है वो दे सकता है ग्रो करने के लिए, और समय आने पर रशिया जो है वो फ्रांस का एलाय बन सकता है। अगर जर्मनी बीच में से फूट पड़े फ्रांस के अगेंस्ट अगेन, तो रशिया जो है वो यानी कि जर्मनी को 2 फ्रंट वॉर में उलझा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब पॉलिटिकल जो है वो खींचतान चल रही थी यूरोप में इस समय, ठीक है। नाउ व्हाट वर द कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स, इस पॉलिटिकल खींचतान को फर्दर क्या चीजें कॉम्प्लिकेट कर रही थी। नाउ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन बल्कान्स and eastern regions, rivalries over colonial expansions among major powers, and economic shifts, industrial growth, trade, investment, and population dynamics, right? Now in this session we'll go into this detail, the nationalist movement in the Balkan and eastern. In the next session we'll go into the detail of rivalries over colonial expansion, and then we'll go into this, we'll answer this question, the economic shift, industrial growth, trade, investment, and population dynamics, ठीक है। सो ये दो बड़े इश्यूज थे। बल्कान वाले रीजन में जो नेशनलिस्ट पावर बढ़ती जा रही थी, राइट, इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर ऑस्ट्रिया हंगरी, एंड अ डिस्टेबल ऑस्ट्रिया हंगरी इज अ प्रॉब्लम फॉर जर्मनी, राइट। सेकेंडली, बल्कान अगर नेशनलिस्ट पावर बल्कान में स्ट्रांग होती है, इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर ऑटोमन्स, राइट। बल्कान्स में अगर नेशनलिस्ट पावर स्ट्रांग होती है, इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर रशियंस टू, बट एट द सेम टाइम रशियंस के लिए बेनिफिशियल भी है, क्यों, क्योंकि रशियंस को एलाय मिल जाएंगे बल्कान वाले रीजन में, सो दैट दे कैन एंटर इनटू द मेडिटेरेनियन ट्रेड, राइट। देखिए अभी मैंने आपको कहा ना कि ऑटोमन को डिसइंटीग्रेट करना जरूरी है, लेकिन ब्रिटिशर्स स्टिल आपको, और मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स के लिए जरूरी है कि ऑटोमन से डिसइंटीग्रेट हो, लेकिन स्टिल हमें ब्रिटिशर्स जो है वो ऑटोमन्स की प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। ऑटोमन्स को बार बार कहेंगे कि भैया नहीं, हम आपको प्रिजर्व्ड रखेंगे, लेकिन बदले में हर ट्रीटी में हमें यह नजर आएगा कि ऑटोमन से धीरे धीरे टेरिटरीज जो है वो छीनी जा रही हैं, ठीक है। सो दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन बल्कान एंड द ईस्टर्न क्वेश्चन, ईस्टर्न रीजन्स, दिस रीजन, ये जो है वो यूरोप के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जाएगा, ठीक है। Now, part 2 1914 crisis, combined political, diplomatic and economic changes created instability. These
interrelated factors culminated in the outbreak of World War I. इस इन पॉइंट्स को एज आई सेड दीज आर ओनली इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, हम एक एक करके इन पॉइंट्स को आज आगे आने वाले सेशन में, आज के सेशन में और आगे आने वाले सेशन में डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज लीग ऑफ द थ्री एम्परर्स, दैट इज द ड्राई काइसर बॉन्ड, राइट। नाउ काइसर इज द वर्ड, राइट, जहां से वर्ड एक और निकला है दैट इज सार और जार, राइट, जिसको हम ऑल्सो सीजर के वर्ड सीजर की तरह पढ़ते हैं। तो सीजर नहीं है एक्चुअली, इट इज काइसर, राइट, ठीक है। सो सीजर जो है वो ब्रिटिशर्स ने गलत पढ़ा है रोमन्स की स्क्रिप्ट को, इट इज नॉट सीजर, इट इज काइसर। जर्मन्स ने सही पढ़ा, इट इज काइसर। सो ड्राई काइसर बॉन्ड, अ बॉन्ड इन formed in 1873 between Austria, Hungary, Germany and Russia, the League of the Three Emperors. We'll discuss this in details. Aimed to stabilize European politics post 1871. So this was the effort of, now here we'll draw the comparison between Bismarck and Metternich. ये एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसको और डिटेल में यूपीएससी पूछ सकता है। ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन बिस्मार्क एंड मेटरनिक। जिस तरह मेटरनिक आफ्टर 1815 यूरोप को जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह बिस्मार्क भी आफ्टर 1871 यूरोप को जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा था, एटलीस्ट सेंट्रल यूरोप को जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पहला एफर्ट था द ड्राई काइसर बॉन्ड ऑफ 1873, इन विच बिस्मार्क फेल्ड बहुत बुरी तरह। 1878 में आते आते ड्राई काइसर बॉन्ड जो है वो बहुत मतलब टूट गया, लेकिन फिर जर्मनी ने एक रीअश्योरेंस ट्रीटी करने की कोशिश करी, बट स्टिल इट फेल्ड, राइट। फाइनली 1904 एंड 1909 तक जाते जाते हम देखेंगे कि डिफरेंट अलायंसेस फॉर्म होंगे। नाउ बिस्मार्क्स डिप्लोमेसी एंड द लीग ऑफ द थ्री एम्परर्स, राइट। नाउ लेट अस लुक एट दिस। France recovery post 1870. Under Thiers, France aimed to break diplomatic isolation after its 1870 defeat. So Thiers की लीडरशिप में फ्रांस अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालना चाहता है, जिस आइसोलेशन में जर्मनी ने फ्रांस को डाल दिया है। नाउ आई होप व्हेन आई राइट जर्मनी एंड फ्रांस लाइक दिस, आप पिक्चर कर पा रहे हैं कि मैं बेसिकली मैं इस मैप की तरफ जा रहा हूं, राइट। मैं जब जर्मनी और फ्रांस ऐसे लिखता हूं, राइट, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, राइट, एंड दी बल्कान्स, देन द किंगडम ऑफ नॉर्वे and Sweden. Here we have Swiss, here we have Italy, here we have Spain, Portugal, then we have Belgium, Netherlands, right, and Denmark, ठीक है। और यहाँ पर फिनलैंड होगा, फिर वो बाद में अलग होगा और बाकी कंट्रीज बनेंगी, ठीक है, बाल्टिक नेशंस। सो आई होप मैप्स जो है वो आप अपनी तरफ से इस तरह बनाना सीखें, ठीक है, राइट। यहाँ पर अगर आप बाउंड्रीज बना देंगे तो कुछ इस तरह यूरोप की बाउंड्रीज फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। सो रफ मैप्स आपको बनाने आने चाहिए, ताकि आंसर में कोट करने के लिए आंसर में ड्रॉ करने होते हैं मैप्स, और इट इज रादर बेटर कि आप कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को मैप्स के माध्यम से एक्सप्लेन करें, ठीक है। नाउ वेयर वर वी? So yeah, France recovery. So under Thiers, France aimed to break diplomatic isolation after its 1870 defeat. Bismarck worked to preserve France isolation. ऐसे में ब्रिटेन जो है वो न्यूट्रल बैठा हुआ है। मैंने आपको क्या कहा, जर्मनी फ्रांस को क्या चाहता है, आइसोलेट रखना, ठीक है। जर्मनी चाहता है कि भैया रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी आपस में जुड़कर रहें, ठीक है। नाउ इवेंचुअली जर्मनी जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज करेगा अपने आप को, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, याद होगा आप लोगों को, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, वो जो पैसा इकट्ठा हुआ वो इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, कॉलोनीज में। सो 1890 के बाद जब बिस्मार्क को रिटायर कर दिया जाएगा, बिस्मार्क रिजाइन कर देंगे अपनी पोजीशन से, उसके बाद बहुत तेजी से जर्मनी जो है वो अपनी कॉलोनियल एस्पिरेशंस पर काम करना शुरू करेगा, एंड इन दैट रिगार्ड जर्मनी जो है वो टर्की के साथ जो है वो रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे में ब्रिटेन जो है वो न्यूट्रल बैठा हुआ है अभी तक। 1871 में ब्रिटेन जो है वो न्यूट्रल बैठा है, फ्रांस जो है वो एक एलाई ढूंढ रहा है, ब्रिटेन जो है वो न्यूट्रल बैठकर फ्रांस को अपनी जो है वो मतलब ओपनली मदद नहीं प्रोवाइड कर रहा, राइट।
So Britain stayed out of the formal alliance, allowing Bismarck to focus on Europe. Bismarck aimed to revive the Holy Alliance of 1815, Germany, Austria and Hungary, Austria-Hungary and Russia. So Congress of Vienna 1815, तब भी एक होली अलायंस जो है वो इन तीनों स्टेट्स के बीच में बना था. बिस्मार्क चाहता था कि सेंट्रल यूरोप में ये तीनों स्टेट जो है वो आपस में जुड़कर रहें. अगर ये तीनों स्टेट्स आपस में जुड़कर रहेंगे तो ब्रिटेन जो है वो अपनी इकोनॉमिक कॉलोनी हमें नहीं बना पाएगा, और ऐसे में फ्रांस जो है वो आइसोलेटेड रहेगा. एंड इवेंचुअली अल्सास लोरेन तो हमने ले ही लिया है, बाकी का जो ब्लैक फॉरेस्ट वाला रीजन है वो भी हम फ्रांस से छीन लेंगे. राइन पूरी जो रिवर वाला जो रीजन है वो पूरा हम फ्रांस से छीन लेंगे. ठीक है. So after 1870, Austria abandoned hopes of regaining dominance in Germany or allying with France. Austrian foreign policy led by Count Andrassy supported aligning with Germany. So 1871 तक आते आते ऑस्ट्रिया को इतने बुरी तरह पीट दिया जर्मनी ने, या डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली इतना आइसोलेट कर लिया कि अब ऑस्ट्रिया ने हाथ खड़े कर दिए कि जर्मनी के साथ रहो तो ही ठीक है. राइट. और फ्रांस से भी दूरियां बढ़ गई. रशिया से तो पंगा है ही ऑस्ट्रिया हंगरी का. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी का भी क्लेम है बल्कान रीजन में. राइट. और रशिया का भी क्लेम है बल्कान रीजन में. दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं. ठीक है. बट स्टिल जर्मनी या बिस्मार्क की कोशिश है कि ऑस्ट्रिया और रशिया, या ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया जो है वो आपस में जुड़े रहें, लड़े ना. और जो इशू है कि ये बल्कान किसको जाएगा, राइट, तो एक काम करते हैं, धीरे धीरे टर्की को कमजोर करते हैं, डिसमेंबर करते हैं, और स्ट्रेटेजिकली बल्कान वाले रीजन आपस में बांट लेंगे. कुछ ये जो है वो विजन थी बिस्मार्क की ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया को लेकर, कि टर्की को धीरे धीरे कमजोर करेंगे, टर्की से बल्कान वाला रीजन जो है वो धीरे धीरे छीन लेंगे, और स्ट्रेटेजिकली बल्कान वाला रीजन जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया आपस में बांट ले, कोई दिक्कत नहीं होगी. इसके चलते ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो, तीनों एम्पायर जो हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे. राइट. अब इसमें रशिया का रोल क्या है? अलेक्जेंडर सेकंड ऑफ रशिया, वेरी ऑफ ऑस्ट्रियो जर्मन यूनिटी अगेंस्ट हिम, फेवर्ड कंजर्वेटिव सॉलिडेरिटी अमंग एम्पायर्स. ही अग्रीड टू कोऑपरेट विद जर्मनी डिप्लोमेटिकली. नाउ रशिया के लिए प्रॉब्लम क्या है? ऑस्ट्रिया हंगरी का क्लेम है, ऑस्ट्रियन पॉपुलेशन जर्मन है, सो जर्मनी का क्लेम है ऑस्ट्रिया पे. सो नेचुरली जर्मनी इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑस्ट्रिया हंगरी, एंड जर्मनी वाज ग्रोइंग रैपिडली, इंडस्ट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जा रहा था. सो जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी को शय देकर बल्कान वाले रीजन में ऑस्ट्रिया हंगरी के क्लेम को और स्ट्रांग ना कर दे. सो रशिया के लिए क्या बेटर है? रशिया के लिए बेटर ये है कि डिप्लोमेटिकली एटलीस्ट जर्मनी के साथ जुड़ा रहे. और जर्मनी क्या चाहता है? ये तीनों जो है वो, यानी कि सेंट्रल यूरोप में यूनिटी जो है वो बनी रहे. ठीक है. और इन्फ्लुएंस किसका बरकरार रहे? जर्मनी का, क्योंकि इस यूनिटी को ब्रोकर कौन कर रहा है? जर्मनी. सो जो इस यूनिटी को ब्रोकर कर रहा है उसका इन्फ्लुएंस बना रहेगा. ठीक है. नाउ क्रिएशन ऑफ द लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, सो दैट इज द ड्राइकाइसर-बुंड. नाउ अलायंस बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड रशिया in 1873, it was aimed at isolating France diplomatically, preserving conservative order in Europe, and easing Austro-Russian tensions in the Balkans. Now this preserving conservative order in Europe is the point that is common in the Metternich system and the system that the Bismarck tried to create. Right? So आप अपने आंसर में इस पॉइंट को कोट कर सकते हैं. पहला पॉइंट तो यही है कि भैया सम सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव या सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अपने अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहे थे मेटरनिक एंड बिस्मार्क बोथ. राइट. सेकंड पॉइंट ये है कि पावर का सेंटर जो है वो यूरोप में, सेंट्रल यूरोप को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे बिस्मार्क एंड मेटरनिक बोथ. थर्ड पॉइंट ये है कि किस तरह की पावर, सो प्रिजर्विंग कंजर्वेटिव ऑर्डर, यानी कि एम्पायर्स को, राइट, एम्परर्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे थे मेटरनिक एंड बिस्मार्क बोथ. लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम बनकर निकलेगा बल्कान नेशनलिज्म, बिकॉज बल्कान नेशनलिज्म जैसे जैसे स्ट्रांग होगा वैसे वैसे रिपब्लिक्स जो है वो एस्टेब्लिश होनी शुरू होंगी. एंड रिपब्लिक्स आर ऑलवेज बैड फॉर एम्पायर्स, ऑलवेज दे आर बैड फॉर एम्पायर्स. राइट. So the alliance was fragile and couldn't handle major conflicts, but served its short-term purpose. What was the short-term purpose? To keep central Germany में युद्ध जो है वो लंबे समय तक ना हो.
जैसे मेटरनिक जो है वो 1815 से ऑलमोस्ट 1848 तक यूरोप में या सेंट्रल यूरोप में एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सका या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हुआ सेंट्रल यूरोप में, उसी तरह बिस्मार्क ने 1873 से 1914 तक सेंट्रल यूरोप में एटलीस्ट, बारिंग बल्कान वाले रीजन को अगर हम हटा दें, रेस्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप है उसमें कोई बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया, या एटलीस्ट जब तक बिस्मार्क एक्टिव था। सो 1873 से 1890 तक बिस्मार्क ने जो है वो कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला जब कॉलोनियल, यही सेम फंडे एक बार मैं आपको कॉलोनियल एक्सपेंशन के नजरिए से जब समझाऊंगा ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1890 के बाद जो है वो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि जर्मनी अपनी कॉलोनियल एस्पिरेशंस की तरफ भागेगा। शुरू में ब्रिटेन जो है वो जर्मनी की मदद करेगा ऐसा करने में, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्रिटेन को समझ आएगा कि जर्मनी तो हाथ से निकलता जा रहा है। ठीक है। Now, what was the challenge of 1875? Now, renewed tension between France and Germany because France was isolated by Germany. France sought support from Britain and Russia but was thwarted because रशिया को अपनी साइड जोड़ लिया जर्मनी ने, and Britain decided to stay neutral at this point. डिसरेलीज मिनिस्ट्री कंजर्वेटिव मिनिस्ट्री थी, ग्लैडस्टोन की मिनिस्ट्री को, ग्लैडस्टोन वाज प्राइम मिनिस्टर एंड उसको रिप्लेस किया डिसरेली ने। Disraeli's ministry made Britain cautious of Russian influence, right? So रशिया को एज अ पावर, फ्रांस को तो बढ़ने ही नहीं देना चाहता ना, कि फ्रांस से तो पुरानी दुश्मनी है ब्रिटेन की, रशिया को भी नहीं बढ़ने देना चाहता, राइट? ब्रिटेन। सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट? Britain was focused on Suez Canal, opened in 1869, as a vital link to India and Far East. British foreign policy was increasingly shaped by need to secure this eastern routes. Now, देखिए ये ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, बल्कान, टर्की, रशिया, किंगडम ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, राइट, देन पर्शिया, इंडियन एम्पायर, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, राइट? सो हियर वी हैव दिस इज द इटालियन पेनिनसुला एंड देन दिस इज द मेडिटेरेनियन, देन अरेबियन रीजन एंड इंडियन पेनिनसुला एंड साउथ ईस्ट एशिया, राइट? यहां से जो है वो बड़े लेवल पर ट्रेड चल रहा है। मैंने आपको क्या कहा, इस 1861 ऑयल क्रीक पेंसिल्वेनिया में मिला तेल, पता चला है कि नए तरह का फ्यूल भी है जो कि ज्यादा, अगर उसको रिफाइन किया जाए तो वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू कोल। 1878 तक आते आते एक इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो डेवलप कर लिया गया, और यूरोप में अब धीरे धीरे ये बात क्लियर होने लगी दैट पेट्रोलियम इज द फ्यूचर ऑयल, फ्यूचर फ्यूल और द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, राइट? दैट मीन्स फिर कंपटीशन बढ़ा के भैया पढ़ो किताबें, ढूंढो कहां पर है तेल। पता चला कि तेल जो है वो अरेबियन रीजन में, ठीक है, पहली चीज। दैट मीन्स इस रीजन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था दैट इट वाज 1783 व्हेन ब्रिटिशर्स साइंड द ट्रीटी विद यूएस, दे स्ट्रेटेजिकली लेफ्ट द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द 13 कॉलोनीज but remained economically connected, or kept the 13 colonies, but that time it was 17, but kept those colonies economically connected with the British economy, right? और मैंने आपको बताया था that from 1783 till 1848 the amount of money that Britishers gained from this relationship with the British American colonies, that is the same amount that they put into the conquest of India, राइट? सो 1850s तक आते आते इंडिया बिकेम द क्राउन ज्वेल ऑफ ब्रिटेन, राइट? सो इंडिया में अब ब्रिटिश इंटरेस्ट जो है वो इंडिस्पेंसिबल हो गया। इसके बाद जो 1848 के बाद जो बड़े लेवल पर लूटना शुरू किया ब्रिटेन ने, वो लूट कहीं रुक ना जाए रशिया की वजह से, टू मेक श्योर ऑफ दैट, और जो तेल मिला है वो तेल की सप्लाई बनी रहे, वो लूट की सप्लाई बनी रहे, क्योंकि अब समझ रहे हैं लूट इतनी ज्यादा है और इकोनॉमीज इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है कि वो घूम कर आना जो है वो फिजिबल नहीं है,
राइट, अब डायरेक्ट रूट चाहिए। और ऑटोमन्स इतने कमजोर हो गए हैं, या इटली बाय द टाइम यस 1880s के आसपास आकर जो है वो पूरी तरह इजिप्ट अलग हो गया था ऑटोमन से, बट 1869 में जो है वो स्वेज कनाल खोल दी गई, राइट। तब तक आते आते ऑटोमन्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के इतने इन्फ्लुएंस में था कि भैया यहां से उन्होंने स्वेज कनाल बनाने दिया। लेकिन इतना नहीं चलेगा, स्वेज कनाल पर पूरा कंट्रोल जो है वो वेस्ट को अपना चाहिए था, यानी ब्रिटेन को और फ्रांस को अपना कंट्रोल चाहिए था पूरी तरह स्वेज कनाल पर। तो कहीं रशिया जो है वो ऊपर से स्वेज कनाल का फायदा उठाने न पहुंच जाए, ठीक है। सो ऑटोमन हैज टू गो नाउ, सो दैट वाज द ब्रिटिश इंटरेस्ट। So Britain was focused on Suez Canal as vital link to India and Far East. British foreign policy was increasingly shaped by the need to secure his eastern route. So in order to secure its eastern route, Ottoman को कमजोर भी होना है, at the same time Ottomans को इतना भी कमजोर नहीं होना है कि रशिया के अगेंस्ट वो एक बफर की तरह एक्ट ना कर सके। समझ रहे? ऑटोमन्स को कमजोर भी करना है, इतना कमजोर कर देना है कि इस रीजन में ऑटोमन्स का कंट्रोल छूट जाए पूरी तरह, राइट। लेकिन ऑटोमन्स को इतना भी कमजोर नहीं करना है कि रशिया के अगेंस्ट वो एक बफर की तरह काम ना कर सके। ये बात रशिया को भी समझ आती है। सो रशियाज एक्शंस एंड ब्रिटिश कंसर्न इन 1870, रशिया repudiated the Black Sea clauses of the Treaty of Paris. This reawakened fears in Britain about Russian expansion in Turkey and the Balkans. So Black Sea में, Black Sea से Dardanelles तक जो है वो रशिया ने अपनी वेरियस मिलिट्री पोस्ट जो है वो एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, अपनी नेवल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे ब्रिटेन को धीरे धीरे समझ आ गया कि भैया अब नाउ रशिया हैज़ द सेम आइडिया, रशिया वांट्स टू एक्सपेंड इनटू दिस रीजन। सुएज कनाल तो खुल गई है, अब नाउ इफ रशिया गॉट कंट्रोल ऑफ ओवर दिस रीजन, देन इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड फ्रॉम साउथ, फ्रॉम सीवर्ड एंड फ्रॉम लैंड, रशिया कैन कंट्रोल होल ऑफ दिस रीजन, और ये क्राउन ज्वेल जो है वो कहीं ब्रिटेन के हाथ से निकल ना जाए, राइट। सो रशिया को भी एट बे रखना जरूरी है। इस वजह से ऑटोमन को कमजोर करना है, लेकिन इतना कमजोर नहीं करना कि वो रशिया के अगेंस्ट एक बफर का काम ना करे, ठीक है ना। फ्रांस डिप्लोमेटिक डिलेमा क्या है? ऐसे में फ्रांस का डिप्लोमेटिक डिलेमा क्या है देखिएगा ना। फ्रांस कुड अलाइ विद बोथ ब्रिटेन एंड रशिया ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, राइट। ब्रिटेन डिटैच्ड एंड ड्राइकाइसरबुंड, Three Emperors League in place, France remained isolated by 1875, ठीक है। सो ब्रिटेन अपने आप को फ्रांस से अलग रख रहा है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में पुरानी राइवलरी है, राइट। और रशिया को जर्मनी ने अपनी तरफ जोड़ लिया है इन दी ड्राइकाइसरबुंड, राइट। सो फ्रांस का डिलेमा ये है कि भैया ना वो रशिया को ज्वाइन कर सकते हैं ना वो ब्रिटेन को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसे में वो करेंगे। सो टिल 1875 दे रिमेन्ड आइसोलेटेड, बट समथिंग हैपेंड in 1875 that eventually cleared the path for France. Now French strategy under foreign minister Decazes की तरह इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल डिफिकल्ट एंड डिफरेंट, दैट इज व्हाई मैं सिंपली जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहा हूं। Now aim to provoke Bismarck into diplomatic missteps that could alienate Britain and Europe, a series of small incidents in 1875 escalated into a diplomatic crisis. Now, basically जर्मनी बिस्मार्क को डिस्क्रेडिट करना है और बिस्मार्क को भड़काना है युद्ध डिक्लेयर करने के लिए, या बिस्मार्क की ये छवि बनानी है कि बिस्मार्क जो है वो ड्राइकाइसरबुंड जो बना रहा है और ब्रिटेन जो अपने आप को आइसोलेट करके बैठा है, कल को ऐसा ना हो कि बिस्मार्क युद्ध छिड़े और तुम सब लोग बैठे रह जाओ, ठीक है। तो बिस्मार्क के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा जो है फ्रांस ने चलाना, इसके लिए क्या 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 इवेंट्स देखने को मिले। फरवरी में 1875 बिस्मार्क सेंट एन इनवाइट टू सेंट पीटर्सबर्ग दैट इज इन रशिया, फ्रांस सस्पेक्टेड वॉर प्लान्स। फ्रांस ने कहा कि ये जर्मनी और रशिया जो है वो आपस में वॉर प्लान्स बना रहे हैं और फ्रांस पर अटैक करेंगे, जर्मनी और रशिया पूरे यूरोप को कंट्रोल कर लेंगे और ब्रिटेन बैठा रह जाएगा। देन जर्मनी बैंड हॉर्स एक्सपोर्ट सीन एज प्रिपरेशन फॉर वॉर। देन अप्रैल में जर्मन press published the article is war in sight, fueling French suspicions. A German envoys a defense of preventive war added to the alarm. So is war in sight 1870s में ये बात जो है वो बोली जानी शुरू हो गई थी,
राइट, कि क्या युद्ध नजदीक है, और जिस युद्ध को वो रेफर कर रहे हैं ना वो है 1914 वाला युद्ध। बीच में भी हुए हैं, लेकिन जिस युद्ध को वो एक्चुअली रेफर कर रहे थे दैट वाज दी वर्ल्ड वॉर 1। और 1870s में ही जो है वो कहीं ना कहीं इसका अलार्म आना शुरू हो गया था। लेकिन बिस्मार्क ने फिर सामने आकर ये सारी अफवाहों पर इनको अफवाहें बताया और बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं है जर्मनी के मन में, लेकिन जर्मनी जो है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखेगा। ठीक है ना। इंटरनेशनल रिएक्शन कैसे हुआ इसमें? ब्रिटेन एंड रशिया बिकेम अलार्म्ड एंड वार्न्ड बिस्मार्क अगेंस्ट वॉर। देखिएगा हाउ क्विकली 1914 वाला जो अलायंस है वो 1875 में कितनी तेजी से बन जाएगा। जर्मनी में जब इस तरह के पर्चे छपने शुरू हुए ना, राइट, और जब फ्रांस ने कहा कि फ्रांस ने अलार्म करने की कोशिश करी कि देखिए जर्मनी इज अबाउट टू डिक्लेयर वॉर और प्रिवेंटिव वॉर करने जा रहा है रशिया के अगेंस्ट, कि रशिया जो प्रिवेंटिव वॉर यानी कि खुद को पहले से बचा कर रखना, दूसरा हम पर अटैक करे इससे पहले हम उन पर अटैक कर दें। ठीक है, तो ब्रिटेन एंड रशिया ने तुरंत वार्न कर दिया जर्मनी को कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है तो हम युद्ध में कूद पड़ेंगे। बट बिस्मार्क डिनाइड एनी वॉर इंटेंशन एंड द क्राइसिस इवेंचुअली सबसाइडेड। राइट, लेकिन ये जो हल्की सी झलक नजर आई ना कि जर्मनी के अगेंस्ट तुरंत ब्रिटेन और रशिया आकर खड़े हो गए, जबकि ब्रिटेन जो है वो रशिया को इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने देना चाह रहा और रशिया के मोटिव्स को लेकर सस्पिशियस है और रशिया को अपना कंपटीशन बनने नहीं देना चाहता, रशिया को कमजोर रखना चाहता है। राइट, जैसे ही ये खबर बाहर आई या ये रूमर उड़ने लगे कि जर्मनी जो है वो युद्ध करने जा रहा है, तुरंत ब्रिटेन और रशिया जो है वो अलाई हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के लिए रशिया तो खतरा है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में या करंटली या एट दैट टाइम ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा जो है वो जर्मनी है। राइट, तो जर्मनी चाहे या बिस्मार्क जितना चाहे कोशिश करे फ्रांस को आइसोलेट करने की, जर्मनी अगर युद्ध का थ्रेट देगा तो जर्मनी और ब्रिटेन जो है वो रशिया एंड ब्रिटेन जो है फ्रांस के अगेंस्ट आकर खड़े हो जाएंगे। और अगर फ्रांस कैसे ना कैसे करके रशिया को अगर अपने साथ जोड़ लेता है तो ये ट्रिपल अलायंस जो है वो तुरंत खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट जर्मनी के, एंड विच हैपेंड 1914 में। That was the long-term implication of the Bismarck. That was the failure of Bismarck's policy. I'm trying to explain you the एक क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको बिस्मार्क की पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। राइट, द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ बिस्मार्क पॉलिसी। राइट, और द परसेप्शन ऑफ बिस्मार्क फॉर यूरोप। क्या बिस्मार्क का परसेप्शन था एंड हाउ रॉन्ग ही वाज, कि जो वो जर्मनी को अपने साथ, जर्मनी और रशिया को जोड़कर रखना चाहता था, एट द फर्स्ट विफ ऑफ प्रिवेंटिव वॉर रशिया अलाइंड इटसेल्फ विद ब्रिटेन एंड फ्रांस फाउंड, और कितना चाहे फ्रांस को आइसोलेट करने की जर्मनी कोशिश करे, फ्रांस को जो है वो तुरंत अलाय मिल जाएंगे जर्मनी के अगेंस्ट। राइट, नाउ ऑल्दो द क्राइसिस एंडेड, बट क्राइसिस अभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक हिंट देखने को मिलेगी फ्यूचर में अगर होता है तो जर्मनी के अगेंस्ट एक अलायंस तैयार है। Although the crisis ended, it revealed a potential future alignment of France, Britain, and Russia against Bismarck's Germany. This vision would become a reality in a generation later, that means in 1914. The period continued to be shaped by the Eastern Question and colonial rivalries. So 1875 के बाद का जो पीरियड है 1914 तक, ईस्टर्न क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द यूरोप में, एक तो पहली चीज मैंने आपको बता दी ना कि अलायंस किस तरह बनेंगे, बाकी का जो यूरोप है, बाकी और एंड फॉर दैट मैटर ये अलायंस भी क्यों बना, इसको शेप करेगा ईस्टर्न क्वेश्चन एंड colonial rivalries. So Eastern question, colonial rivalries, as I said, colonial rivalryism next session में समझेंगे. Now let us look at the ferment in the Balkans. Right? Let us start. So the renewed crisis in 1875, a new phase of Eastern question erupted shortly after May 1875, shortly after this crisis. Right? कि जहां पर अफवाह उड़ी कि जर्मनी जो है प्रिवेंटिव वॉर छेड़ने जा रहा है.
Now, sparked by revolts of Ottoman Empire's subject peoples, Austria and Russia, as usual, encouraged these uprisings. Right? So, ऑस्ट्रिया एंड रशिया के अपने इंटरेस्ट जो है वो बल्कान रीजन में अपने अपने इंटरेस्ट हैं. क्या है? ऑस्ट्रिया डिजायर टू रिगेन इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट यूरोप एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, एंड रशिया रिमेन्ड कंटिन्यूसली इन्वॉल्व वाचिंग ऑस्ट्रियन मूव्स क्लोजली. सो मैप में मैं आपको बता देता हूं, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दिस, राइट. सो this is the Austro-Hungarian Empire, and this part of Austria-Hungarian Empire, largely this part, right, ये मल्टी एथनिक है. इसमें सर्ब्स भी हैं, क्रोएट्स भी हैं, अल्बेनियंस भी हैं, रोमेनियंस भी हैं, बुल्गेरियंस भी हैं, स्लाविक, क्या बोलते हैं उनको, स्लोवेनियंस भी हैं, स्लोवाक भी हैं, ठीक है, चेक भी हैं. सो मल्टी एथनिक है ये. अगर इस रीजन में नेशनलिज्म फैलता है, ऑस्ट्रिया हंगरी का डर क्या है, अगर इस रीजन में नेशनलिज्म फैलता है और ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटीज नेशन बन जाते हैं, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के सब्जेक्ट्स भी चाहेंगे कि भैया हमें भी आजाद कर दो, राइट, पहली चीज. और दूसरा ये कि ग्रोइंग इकोनॉमीज को क्या चाहिए, मार्केट्स चाहिए, सैटेलाइट स्टेट्स चाहिए जो उनका मटेरियल खरीदे, राइट. तो सिंस स्लाविक पॉपुलेशन ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में भी थी, तो अदर स्लाविक स्टेट्स को, बल्कान की या अदर बल्कान स्टेट्स को अपने कंट्रोल में रखना ऑस्ट्रिया हंगरी के फेवर में, पहली चीज. और दूसरा ये कि सिंस रशियंस वर स्लैव्स, राइट, एंड बल्कान्स वर आल्सो, मेनी बल्कान्स वर स्लैव्स, राइट, एंड रशिया, एंड ऑन दिस लाइन जो बल्कान नेशनलिज्म है या जो स्लेविक नेशनलिज्म, इट कैन वर्क इन द फेवर ऑफ जर्मनी एंड रशिया, एंड रशिया कैन गेट एक्सेस टू द मेडिटेरेनियन ट्रेड, राइट. सो रशिया का ये इंटरेस्ट है, ठीक है. आई होप ये हमने पहले डिस्कस किया, अच्छे से आपको समझ आया भी होगा. सो व्हाट हैपेंड इन 1875? रिवोल्ट्स इन हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, बॉस्निया. मिड 1876 तक आते आते रिवोल्ट्स एक्सपेंडेड अक्रॉस बुल्गारिया. Ottoman response was brutal, marked by massacres and atrocities. So 1875 में एक जगह जहां पर जर्मनी पर इल्जाम लगा कि वो प्रिवेंटिव वॉर करने जा रहा है या युद्ध छेड़ने जा रहा है, वहीं दूसरी जगह नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई बल्कान रीजन में, राइट, कि बल्कान जो स्टेट्स हैं, जो छोटी छोटी नेशंस हैं, लाइक हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, बोस्निया, बुल्गारिया, they all started rebelling against their masters, that means Ottomans के अगेंस्ट वो लड़ना शुरू कर देते हैं, राइट. लेकिन ऑटोमन्स अभी इतना कमजोर नहीं है कि इन रेबेलियंस को क्रश ना कर सके. ऑटोमन्स स्ट्रांग है, और ऑटोमन्स का स्टाइल ये रहा है कि बहुत ब्रूटली जो है वो मैसेकर करके उनको सब्जुगेट, रेबेलियंस को सब्जुगेट किया जाए ना. इंटरनेशनल रिएक्शन क्या रहा है ऐसे में? Now, Gladstone publicly criticized Turkey's policies. Gladstone was the liberal पार्टी से आ रहा है, ठीक है, और डिजरेली जो है वो कंजर्वेटिव से. कॉन्स्टेंटिनोपल में सुल्तान अबुल अजीज was overthrown by a mob. मुराद फिफ्थ took over. So due to this, जो ब्रूटल मैसेकर्स किए, इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल में रिजीम चेंज हुआ, मुराद फिफ्थ को लाया गया, ठीक है. अब मुराद फिफ्थ आते हैं तो भैया मुराद फिफ्थ जो है वो अपना Turkey's suspension of interest payments on its large foreign debts alarmed investors France and Britain. ठीक है, नई शक्ति आती है तो भैया वो कहते हैं कि जो पुराने राजाओं ने जो लोन लिए हम क्यों भरे भाई, ठीक है, तो वो कहते हैं हम लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट देना बंद करते हैं, राइट. सो अगर आप ब्रिटेन, फ्रांस जैसी पावर्स की इकोनॉमी को, उनके बैंकिंग सिस्टम को डिसरप्ट करेंगे तो वो आपको देंगे बदले में डेमोक्रेसी, ठीक है. तो नेशनलिज्म जो है वो सपोर्ट किया गया अब कहां पर? सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो में. सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, दोज हु वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन्स, दे आल्सो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑटोमन एम्पायर, राइट, एंड दे सपोर्टेड द बल्कान रिबेल्स, ठीक है. बेसिकली द सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, दे वर बैक्ड बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन, ठीक है. सो बेसिकली अब हम ऑटोमन को कमजोर होते हुए देख रहे हैं. तो एक एक करके देखिए, ग्रीस तो 1830s में अलग हो गया था, अब एक एक करके सब अलग हो, हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, बोस्निया, बुल्गारिया,
ठीक है, देन सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, देन रूमेलिया, ईस्टर्न रूमेलिया, डोब्रूजा, एंड व्हाट एल्स, टूनिशिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड लीबिया वगैरह, ये सब एक एक करके जो है वो ऑटोमन्स के हाथ से निकलते चले जाएंगे। कंक्लूजन में क्या है, द ईस्टर्न क्वेश्चन बिकेम मोर वॉलेटाइल, द कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटन टू ड्रॉ इन ऑल ऑफ यूरोप, राइट। क्यों? क्योंकि सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑटोमन, एंड देन 1876 मुराद V was deposed, replacing his brother Abdul Hamid II, known for his cunning and ruthless rule, and he then started suppressing these rebellions. So Ottomans में बहुत तेजी से जो है वो एम्परर्स डिपोज होते जा रहे हैं, ठीक है। पहले अबुल अजीज हटा, उसकी जगह मुराद V आया, मुराद V को हटाया गया, उसकी जगह अबुल हामिद II आया। आप कहेंगे कि सर क्या ये सब नाम वगैरह में याद रखने हैं, ये क्यों बता रहे हैं आप, क्या मतलब क्या है इनका? नहीं, ये सब याद नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली जो पॉइंट समझना है कि ऑटोमन्स धीरे धीरे पॉलिटिकली कमजोर होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये ऑटोमन्स की पॉलिटिकल कमजोरी का फायदा वेस्टर्न पावर्स उठाएंगी, राइट। और बल्कान्स ये कहेंगे कि भैया अगर ऑटोमन्स कमजोर हो रहे हैं तो हमें स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। हमें आजादी मिलनी चाहिए और हमारी जो है वो अपनी रिपब्लिक्स या अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होनी चाहिए। लेकिन बदले में फायदा जो है वो कौन उठाएंगी? ये बड़ी पावर्स, ठीक है। ईस्टर्न क्वेश्चन इन द क्राइसिस इन टर्की इन 1876 एंड 77, ठीक है। सो रशिया क्या चाह रहा है ऐसे में? रशिया वांटेड टू डिसॉल्व द ऑटोमन एम्पायर एंड एक्सपैंड इन्फ्लुएंस इन द बल्कान्स, राइट ना। बिस्मार्क की क्या स्ट्रेटेजी थी? एम टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एलाइज ऑस्ट्रिया एंड रशिया बाय एक्टिंग एज एन ऑनेस्ट ब्रोकर, प्रेफर्ड अ जॉइंट इंटरनेशनल सेटलमेंट if the Ottoman Empire collapsed. So Germany was trying to broker a deal between Austria and Russia, Austria-Hungary and Russia. अगर ऑटोमन्स जो है वो डिसइंटीग्रेट करते हैं तो बल्कान वाला रीजन दोनों आपस में जो है वो डिप्लोमेटिकली बांटे, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन क्या चाहता है ऐसे में? ऑस्ट्रिया फियर्ड रशियन इन्फ्लुएंस इन बल्कान, सपोर्टेड टर्की विद द आइडिया ऑफ पार्टीशनिंग लैंड फॉर गेन्स, राइट। सो एक तो अलायंस है जर्मनी, रशिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच, राइट। लेकिन बल्कान रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ टर्की, ये रिबेलियन में इस समय, और टर्की जो है सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया के डर से टर्की से ये ट्रीटी करने की कोशिश करता है कि हम जो है वो कुछ एरिया कंट्रोल कर लेते हैं एंड विल हेल्प यू टू सप्रेस दीज रिबेलियंस, राइट। फ्रांस क्या कह रहा है? Still bitter over defeat by Germany, feared preventive war by Bismarck and avoided involvement despite Turkish investments, right। यहां पर फ्रांस की क्या कोशिश है कि भैया टर्की में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उनकी डूबती जा रही है, ठीक है। अगर हम इंटरवीन करते हैं टर्की के मामले में तो कहीं भैया अगर हम वहां उलझ गए युद्ध में तो जर्मनी जो है वो इधर से हम पर अटैक ना कर दे, ठीक है। सो फ्रांस ट्राई टू स्टे आइसोलेटेड, लेकिन ब्रिटेन का आइसोलेटेड रहना जो है वो यहां पर नहीं बनता था, क्योंकि ब्रिटेन के जो है वो ज्यादा हैवी स्टेक्स हैं यहां पर, राइट ना। फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग, एक तो ब्रिटेन रशिया के एक्सपेंशन को रोकना चाहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर टर्की बल्कान से लड़ता जाएगा, दोनों ही ये कमजोर होते जाएंगे, उसका फायदा जो है वो रशिया कहीं ना उठा ले, राइट। सो दैट मीन्स टर्की को कमजोर करना है, लेकिन इतना कमजोर नहीं करना है कि रशिया के अगेंस्ट टर्की बफर का काम ना कर सके। सो वांटेड द टर्किश राउट टू इंडिया सिक्योर, ये रूट जो है वो ब्रिटेन सिक्योर चाहता है। सो दैट मीन्स ब्रिटेन वांट्स कि भैया टर्की कमजोर रहे, लेकिन इतना कमजोर ना रहे कि रशिया के अगेंस्ट बफर का काम ना कर सके। सो डिज़रायली सपोर्टेड टर्की बट इंसिस्टेड ऑन बीइंग इन्वॉल्वड इन एनी टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। टर्की का सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर कुछ युद्ध के बाद जो भी हार जीत, जो भी ट्रीटी हुई, उसमें टेरिटरी का जो लेना देना होगा, ब्रिटेन विल पार्टिसिपेट इन दैट, राइट। एंड ब्रिटेन डिड एक्चुअली, ब्रिटेन गॉट राइट्स ऑन, इनिशियली ब्रिटेन गॉट राइट्स ऑन स्वेज कनाल, राइट। फिर ब्रिटेन को साइप्रस मिल गया, फिर ब्रिटेन को इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, कुछ पोर्ट्स वगैरह जो है वो मिल गए टर्किश, मतलब जो लेवांत वाले कोस्ट है उसमें, ठीक है। देखते हैं आगे ब्रिटेन की क्या टेरिटोरियल गेन्स थे।
टर्की में क्या क्राइसिस रहा पोस्ट 1876? आफ्टर अबुल हामिद सेकेंड बिकेम सुल्तान, 3 मेजर क्राइसिस, 3 मेजर क्राइसिस है। पहला क्या? सर्बिया की डिफीट ना। जनरल उस्मान पाशा जो जनरल था अंडर किसके? अबुल हामिद के। यही उस्मान पाशा जो है बाद में प्रॉब्लम बना अबुल हामिद की। क्यों? क्योंकि ये इजिप्ट में चला गया और इजिप्ट को अलग करने की कोशिश करी इसने, राइट। इन्फ्लिक्टेड सीरियस डिफीट ऑन सर्बिया, रशिया डिमांडेड पीस टर्म्स एंड कॉन्फ्रेंस वाज शेड्यूल्ड इन कॉन्स्टेंटिनोपल इन दिसंबर। सो सर्बिया को बड़े लेवल पर डिफीट किया गया, किसके द्वारा? टर्की द्वारा। रशिया ने इंटरवीन किया, जबकि सर्बिया की डिफीट पर ऑस्ट्रिया हंगरी को इंटरवीन करना चाहिए था, ठीक है, बट रशिया इंटरवीन्ड। और दिसंबर में 1876 में एक कॉन्स्टेंटिनोपल में एक कॉन्फ्रेंस को शेड्यूल किया गया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रह सकी, ठीक है। सो कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? जर्मनी मीडिएटेड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड रशिया, प्रपोजल टू विड्रॉ बल्कान्स वर अग्रीड ऑन, सुल्तान रिजेक्टेड देम आफ्टर ऑफरिंग अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉम्प्टिंग इंटरनेशनल फ्रस्ट्रेशन। सो अभी तक क्या डेवलपमेंट चल रही है 1876 तक आते आते? नाउ सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, राइट, बोस्निया और बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, व्हाई दे ऑल आर अप अगेंस्ट ऑटोमन? बिकॉज ऑटोमन्स जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से रूल कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत मर्सीलेसली रूल कर रहे हैं। जितने भी हायर पोजीशंस है उसमें ऑटोमन्स जो है वो अपने लोगों को बिठा रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अपने लोगों को बिठा रहे हैं का मतलब ये है कि वो तुर्क्स को भी बिठा रहे हैं या मुस्लिम्स को बिठा रहे हैं, राइट। वो क्रिश्चियंस में भी उनको फेवर करने वाले क्रिश्चियंस को बिठा रहे हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। ऑटोमन्स वर कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन यहां पर धीरे धीरे नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो दीज नेशनलिस्टिक पावर्स दे वांट कि भैया हमारे जो है वो स्टेट्स अलग कर दिए जाएं और हम आजाद राष्ट्र, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो बने, ठीक है। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या डिसाइड किया जाना था कि भैया ऑस्ट्रिया, जर्मनी ब्रोक कर रहा है कि ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया आपस में इन बल्कान स्टेट्स को कैसे बांटेगा, जो कि हम ऑटोमन से छीन लेंगे, ठीक है। या अगर नॉमिनल सुजर्निटी ऑटोमन्स की बनी भी रहती है, राइट, स्टिल कंट्रोल जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया में किस हिसाब से बटेगा। इस सब को ऑटोमन रूलर ने रिजेक्ट किया और अपने सब्जेक्ट्स को शांत करने के लिए कहा कि भैया हम आपको एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, आपको नेशनलिज्म ही चाहिए ना, आपको मतलब बेसिकली मॉडर्नाइज करना है ना, आपको नए लिबरल आइडियाज इंडक्ट करने हैं, तो आपको एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। सो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन की मीठी गोली दे दी गई, राइट। बीच में रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में अग्रीमेंट भी होता है, ब्रोकर्ड बाय जर्मनी। पीस ब्रोकर के रूप में जो है जर्मनी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है यहां पर। नाउ रशिया परस्यूड ऑटोमन डिसमेंबरमेंट, struck a bargain with Austria. Russia would support Serbia and Montenegro's independence. Austria would get territorial promises, a free hand in Bosnia and Herzegovina, influence in Romania and Bulgaria. तो ये इन दोनों के बीच में जो है वो अग्रीमेंट चल रहा है कि भैया जैसे ही ऑटोमन कमजोर होंगे हम ये सारा रीजन ऑटोमन से छीन लेंगे। रशिया वुड सपोर्ट सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रोज इंडिपेंडेंस, राइट। वो काम नाम की इंडिपेंडेंस होगी, रहेंगे वो रशिया और रशिया के कंट्रोल में ही। बदले में ऑस्ट्रिया जो है वो विल गेट टेरिटोरियल प्रोमिसेस, कहां से? बोस्निया, हर्जेगोविना, रोमानिया, बुल्गारिया, यहां से जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी को टेरिटरीज मिल जाएंगी, ठीक है। बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड टू, किसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था? ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था सुल्तान द्वारा। सो दिस एस्केलेटेड टू वॉर, द रूसो-टर्किश वॉर ऑफ 1877. Russia declared war on Ottoman Empire shortly after triggering the Eastern Crisis. The spread rapidly. Romania joined Russia. Serbia resumed war. Bulgarian irregulars revolted. So not just now the Russians are fighting Turkish, but also these Balkans started again fighting against Turkish. So Turkey जो है वो हर जगह से घिर गया। अब ऐसे में ब्रिटेन क्या चाहेगा बताओ?
अगर टर्की हर जगह से घिर गया है और अगर यहाँ हार गया टर्की तो ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ब्रिटेन को जो है वो तुरंत आना पड़ेगा और आर्मिस्टिस जो है वो करवाने की कोशिश यहाँ ब्रिटेन करेगा। सो दिस वाज दैट वॉर ऑफ 1877 जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग सेशन में, स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था। हियर द रसो टर्किश वॉर ऑफ 1871। सो अभी तक हम कहां से कहां तक बढ़े हैं? सेटलमेंट ऑफ 1871, रसो टर्किश वॉर तक पहुंचे हैं, राइट। सो यहां पर होती है आफ्टर 1877 की जो रसो टर्किश वॉर है, इसके कंक्लूजन में साइन होगी द ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफानो और उसको रिवाइज किया जाएगा विद द ट्रीटी ऑफ बर्लिन। और इन ट्रीटीज में हमें पता चलेगा कि टर्की के सपोर्ट में कोई नहीं है। टर्की से तो सब पावर्स छीनना चाहते हैं, राइट। एंड ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया इन सब के वहम टूट जाएंगे कि दैट दे आर इन पावर और दे कैन कंट्रोल दी पॉलिटिक्स ऑफ बल्कान रीजन, राइट। यहां पर धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा दैट इट इज ब्रिटेन एंड जर्मनी एंड ब्रिटेन जो है वो असली खिलाड़ी है, स्पेशली ब्रिटेन, राइट। बहुत सारी डीपर डिटेल्स हैं कि भैया स्पाई नेटवर्क्स काम कर रहे थे और कैसे कैसे रिश्वतें दी जाती हैं और कैसे लीडर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट किया। वी डू नॉट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल्स। अभी भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ रहे हैं, इतना जाकर पढ़ने की हमें सिलेबस में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं स्टिल आपको इनिशियली 1-2 सेशंस थोड़ा डिटेल में जाकर दे रहा हूं ताकि कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक बिस्मार्क से रिलेटेड, बिस्मार्क आप मानकर चलिए सवाल जो है वो बिस्मार्क पर बनेगा, ठीक है। सो बिस्मार्क की पॉलिसी क्या रही, बिस्मार्क की पॉलिसी फेल क्यों हुई और उसके इंपैक्ट क्या है। सो व्हाट वाज द कॉजेस, राइट, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट motivated Bismarck to follow such and such policy. Then what was the policy of Bismarck, why it failed, that means what are the factors behind failure of its policy and what were the impact of the failure of policy of Bismarck, right। तो ये चारों पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो जिनके लिए पॉइंट्स मैं आपको इस सेशन में मैं दे रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे, राइट, यू विल बी एबल टू आंसर ऑलमोस्ट एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, राइट। बिस्मार्क के लिए जो भी सवाल पूछा जाएगा। सो ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफानो में क्या हुआ? रशिया की सक्सेस, रशियन फोर्सेस कैप्चर्ड सोफिया एंड एडवांस टुवर्ड्स कॉन्स्टेंटिनोपल। नाउ दिस वाज द प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिशर्स। रशिया दे कैप्चर्ड द सोफिया रीजन, यानी कि नॉर्दर्न जो टेरिटरीज थी टर्की की, और कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहां पर जो है वो आर्मिस्टिस करवाया गया, ब्रिटेन को आगे आना पड़ा और आर्मिस्टिस साइन हुआ, रिजल्टिंग इन द ट्रीटी ऑफ सेंट स्टेफानो। की टर्म्स क्या रही ट्रीटी की? इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज्ड ऑफ रोमेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, राइट। सो 3 स्टेट तो अलग हो गए, किससे? लेट मी शो यू दिस इन मैप। रोमेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो, ऑटोमन्स के हाथ से ये 3 स्टेट तो चले गए, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए। देन क्रिएशन ऑफ अ लार्ज इंडिपेंडेंट बुल्गारिया सीन एज रशियन सैटेलाइट। फिर उसके बाद बुल्गारिया बनाया गया एक बड़ा स्टेट। दिस वाज द लार्ज बुल्गारियन स्टेट दैट वाज क्रिएटेड, राइट। लेटर इट वाज चॉप्ड डाउन, बट इनिशियली अ लार्ज बुल्गारियन स्टेट जो है वो क्रिएट किया गया। इट वाज सीन एज अ रशियन सैटेलाइट, ठीक है। देन नेक्स्ट रोमेनिया वॉज टू रिसीव डोब्रूजा। डोब्रूजा इज दिस, बार बार मुझे उस मैप में जाना पड़ रहा है, दिस रीजन, दिस इज, इफ दिस इज ब्लैक सी, दिस इज द रीजन ऑफ डोब्रूजा, जो डन्यूब रिवर है। लेट मी शो यू, यहाँ पर अगर नजर आ रहा होगा कहीं तो किसी मैप में, ये जो डन्यूब रिवर है ना, कहाँ इस मैप में भी नहीं नजर आ रही डन्यूब रिवर, इसके नॉर्थ वाला जो रीजन, दिस इज डोब्रूजा। डोब्रूजा जो है वो किसको जाएगा? रोमेनिया को।
Russia to get towns of Caucasus, Danube fortifications destroyed and war indemnity paid. Reforms were to be implemented in Bosnia and other Ottoman areas. So a lot of territory was lost by Ottomans. Russia gained some territory. Many fortifications along the Danube rivers were destroyed, and obviously Turkey had to pay war indemnity to Russia, right? अब इस ट्रीटी का रिएक्शन कैसे हुआ? रोमानिया, सर्बिया एंड ग्रीस वर अपसेट बाय बुल्गारियाज एक्सपेंशन. बुल्गारिया को जो पावर मिली, बुल्गारिया का जो एक्सपेंशन हुआ, ये बल्कान स्टेट की ना आपस में जो जेलसीज हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है इनका लड़ने का आपस में. बुल्गारिया अगर स्ट्रांग हो जाता तो बाकियों के लिए थ्रेट हो गया, तो सर्बिया, रोमानिया एंड ग्रीस के लिए प्रॉब्लम हो गई ना. ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन फियर्ड रशियन डोमिनेटेड बुल्गारिया वुड थ्रेटन बल्कान बैलेंस ऑफ पावर, राइट. पहले बुल्गारिया लिया और फिर धीरे धीरे ग्रीस, रोमानिया, अगर ये सब एरिया अगर रशिया अपने कंट्रोल में करता है तो ब्रिटेन का जो नाइटमेयर है वो कहीं सच ना हो जाए, राइट. ऑस्ट्रिया को कोई टेरिटरी मिली नहीं, सो ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन जो है वो नाखुश थे. सो क्या किया गया? सो अ कॉल फॉर रिवीजन. ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन अर्ज्ड अ मल्टीलेटरल कांग्रेस टू रिवाइज सैन स्टेफानो. बिस्मार्क होस्टेड and acted as an honest broker between the allies. किन किन ने अटेंड किया? रशिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी अटेंडेड. एंड व्हाट वर द की आउटकम्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ बर्लिन और द ट्रीटी ऑफ बर्लिन इन 1878? रोमानिया गेन्ड पार्ट ऑफ डोब्रूजा, वही सेम. इंडिपेंडेंस रीअफर्म्ड. सर्बिया, मोंटेनेग्रो रीअफर्म्ड as sovereign states with fewer gains. Russia retained some Turkish towns and regained Bessarabia. Bessarabia is north to Romania. And Bulgaria was reduced in size, split into an autonomous and tributary principality under nominal Ottoman suzerainty. Romania and Macedonia returned to direct Turkish rule. So this was the revised treaty. ठीक है, this is the revised treaty. This is the region of Bessarabia. बेसरबिया जो है वो रशिया को गया, डोब्रूजा जो है वो रोमानिया हो गया. ये ग्रेटर बुल्गारिया में से इतना रीजन जो है वो काट कर ये वापस ऑटोमन को दे दिया गया. मैसेडोनिया वापस ऑटोमन को दे दिया गया, ठीक है. बोस्निया जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में. सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो को जो है वो और रोमानिया को क्या दे दी गई? सोवरेनिटी दे दी गई, ठीक है. एंड ये बुल्गारिया जो है वो इट वाज अंडर द सुजर्निटी ऑफ ऑटोमन एम्पायर, बट इट वॉज ओनली इन नेम. डेफिनेटली रशिया का इस पर इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है. सो दिस वॉज द विड्रॉल ऑफ द मैप ऑफ ऑटोमन एम्पायर आफ्टर 1878. सो दिस बल्कान टेरिटरी जो है वो ऑटोमन के हाथ से चली गई. अब ग्रीस जो है वो ऑलरेडी 1830s में अलग हो ही गया था, ठीक है. बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया जो है वो इफेक्टिवली चले गए किसके हाथ से? ऑटोमन के हाथ से. अब बचा ये बीच का रीजन. आप कहेंगे बीच के रीजन में क्या है, ठीक है. सो अगर यहां पर मैं आपको दिखाऊं, अल्बेनिया है, मैसेडोनिया है, ठीक है, पार्ट ऑफ बुल्गारिया, देन ग्रीस, हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, बोस्निया, राइट. ये सारी जो है वो छोटी छोटी स्टेट्स हैं यहाँ पर इस रीजन में, जो कि अब ऑटोमन्स के कंट्रोल में नहीं है. ये फाइनली देखिए ऑटोमन्स यहाँ इतना रह जाएंगे. ग्रीस अलग हो गया, बुल्गारिया अलग हो गया, रोमानिया अलग हो गया, ठीक है, बेलग्रेड अलग हो गया, बोस्निया अलग हो गया. सो विल गो इनटू दिस मैप इवेंचुअली, बढ़ेंगे वहां तक. नाउ दिस इज दैट मैप. ये वो ग्रेटर बुल्गारिया था जिसमें से ये ईस्टर्न रोमेलिया वाला जो रीजन है, दिस ट्रिप वाज गिवन बैक टू दिस मैसेडोनिया. दिस इज मैसेडोनिया एंड ईस्टर्न रोमेलिया वाज गिवन बैक टू ऑटोमन्स. ये ऑटोमन्स को वापस कर दिया गया. सो क्यों किया गया? बिकॉज ब्रिटिशर्स दे वांटेड ऑटोमन्स स्ट्रांग बट नॉट दैट स्ट्रांग. कितना स्ट्रांग कि भैया वो रशिया के अगेंस्ट एक बफर बन कर रहे हैं. तो कुछ टेरिटरी जो है वो वापस कर दी गई इन द कांग्रेस ऑफ बर्लिन. ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में आके किसको वापस कर दी गई? ऑटोमन को. सो दिस, अब अगर बिस्मार्क की पॉलिसी या बिस्मार्क की सक्सेस की तरफ आप देखें तो ब्रिटेन को अपने साथ जोड़कर रखने में ट्रीटी ऑफ 1878 में बिस्मार्क सक्सेसफुल रहा, ठीक है.
in the next topic, because बुल्गारिया का क्राइसिस से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, टिल देन आई विल एक्सप्लेन। लेकिन इन द नेक्स्ट टॉपिक विल ऑल्सो डिस्कस समथिंग अबाउट दिस कॉलोनियल एक्सपेंशन। वहां हम देखेंगे कि इनिशियली, क्योंकि देखिए ओवरऑल पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ब्रिटेन का एम्पायर फैला हुआ था, रेस्ट जर्मनी कंट्रोल में था, बहुत बड़ा हिस्सा डच के हाथ में था, ठीक है, ये 3 बड़ी पावर थी। पुराने बड़े खिलाड़ी जो है वो पोर्चुगल और स्पेन थे, ठीक है। अब जर्मनी को अगर धीरे धीरे एंटर करना है तो ब्रिटेन की मदद से जो है वो जर्मनी इंपीरियल खेल में उतर रहा था, राइट। तो जर्मनी को ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की जरूरत थी। सो इन दिस ट्रीटी जर्मनी ने एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ब्रिटेन के साथ बनाकर रखा, ठीक है। उसके अलावा क्वीन विक्टोरिया की भी बात करूंगा कि उसने भी जो है वो अपने कई बच्चों को स्ट्रेटेजिकली शादियां करवाई जगह जगह अपने रिश्तेदारों को, जिससे ओके लेट अस डिस्कस दैट। ये वाला पॉइंट जो है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, या वन क्लास आफ्टर दैट। नाउ व्हाट वाज द आफ्टरमैथ ऑफ कांग्रेस ऑफ बर्लिन? नाउ टेरिटोरियल एडजस्टमेंट एंड कॉलोनियल गेन्स। नाउ ऑस्ट्रिया वाज अलाउड टू ऑक्यूपाई एंड एडमिनिस्टर बोस्नियन हर्जेगोविना। सो बोस्निया हर्जेगोविना चला गया ऑस्ट्रिया हंगरी के हाथ में, जिससे वो ज्यादा खुश नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्बिया में ज्यादा इन्फ्लुएंस चाहिए था ऑस्ट्रिया को। ब्रिटेन को एक टेरिटरी मिली, ब्रिटेन ने एनेक्स किया साइप्रस, और इसका इतना ढिंडोरा पीटा डिजरेली ने जाके ब्रिटेन में कि पता नहीं क्या जीत कर ले आए हो ना। फ्रांस वाज प्रोमिस्ड फ्रीडम टू टेक टूनिशिया इन नॉर्थ अफ्रीका। सो जो ऑटोमन्स की नॉर्थ अफ्रीका वाली जो टेरिटरी है वो धीरे धीरे उनके हाथ से जा रही है। सो टूनिशिया वेंट टू फ्रांस। Only Germany and Italy left the Congress without territorial gains. All of rest of the parties they gained territory, including Ottomans. They gained Eastern Rumelia, वापस मिल गया Ottomans को। But none of them were happy. कोई भी खुश नहीं था। Impact of the concert of Europe, this Congress of Berlin. The Congress exposed how great power rivalries overshadowed Balkan nationalist aspirations. ठीक है, दीज कांग्रेस, और देखिए ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दे आर सपोर्टिंग बल्कान नेशनलिज्म ओनली इन नेम, ठीक है। सर्बियंस को, मॉन्टेनिग्रोस को पैसे दे रहे हैं, अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जाओ तुम टर्की से लड़ो, नेशनलिस्ट हो तुम, राइट, जाओ अपने आप को आज़ाद करो टर्की से, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह एस्टेब्लिश करो। ये सब सपोर्ट तो कर रहे हैं नेशनलिज्म का, लेकिन जब टाइम आया एक्चुअली में उनको नेशनलिज्म प्रोवाइड करने का या उनकी सेपरेट स्टेट बनाने का, तो बड़ी पावर्स पीछे हट गई, ठीक है। बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में दे दिया, साइप्रस खुद अपने कंट्रोल में रख लिया, टूनिशिया फ्रांस के कंट्रोल में दे दिया, ठीक है। बुल्गारिया अलग किया, लेकिन किसकी सुजर्निटी में? रशिया के इन्फ्लुएंस में। उसके अलावा सोवर्निटी प्रोवाइड करी किन 3 स्टेट्स को? रोमेनिया को, ठीक है, बट उसका कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी एंड रशिया के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, क्योंकि वो नजदीक है वहां पर, राइट। So only Germany and Italy left the Congress without territorial gains. The Congress exposed how great power rivalries overshadowed Balkan nationalist aspirations. So मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉब्लम क्या है? ऑटोमन का डिसइंटीग्रेशन, राइट, और दूसरा द ईस्टर्न क्वेश्चन, द बल्कान नेशनलिज्म एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन और द सिक मैन ऑफ यूरोप। सो दोनों केस में ही जो है वो यूरोप, जो बड़ी पावर्स हैं, जो बिग पावर्स हैं, दे फाउंड देयर ओन बेनिफिट। ना ही उन्होंने बल्कान नेशनलिज्म का सपोर्ट किया और ना ही उन्होंने ऑटोमन्स का सपोर्ट किया, ठीक है ना। टेरिटोरियल सेटलमेंट्स ऑटोमन्स का देखने को लगता है कि ऑटोमन्स का सपोर्ट किया, बट इन द लॉन्ग रन ऑटोमन से सारी टेरिटरीज वो छीनते जा रहे थे। ऑटोमन्स को लग रहा था कि मेरे दोस्त हैं ये, लेकिन बदले में ऑटोमन से टेरिटरीज छीनी जा रही थी। Territorial settlements favored major powers, undermining regional stability. The Balkan region was expected to erupt again soon, because these Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Bulgaria, Romania, Rumelia, right, ये सब जो है वो अब आपस में ग्रीस,
आपस में ये जल रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये इन्फ्लुएंस में है एक बड़ी स्टेट्स के, राइट। और दूसरी बात ये कि इन्फ्लुएंस में दोनों चीजें चाहते हैं ये, कुछ स्टेट चाहती हैं हम इन्फ्लुएंस में रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले बड़ी स्टेट्स का, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, उनकी ही इकोनॉमी ग्रो होगी। और एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते कि हम ग्रो करें, वो नहीं चाहते कि दूसरा ग्रो करे हमारे पैरेलल में। क्यों? क्योंकि अगर बुल्गारिया ग्रो कर गया तो बुल्गारियन पेजेंट्स को कैसे जो है वो अपना बोस्निया अपना मार्केट कैसे बनाएगा उसे, ठीक है, या ग्रीस अपना मार्केट कैसे बनाएगा, या मॉन्टेनीग्रो अगर ग्रो कर गया तो सर्बिया उसे कैसे कंट्रोल करके रखेगा, यहां पर सर्बिया भी है एक, ठीक है। तो ये आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट है। वही सेम चीज जो बड़े स्केल पर ब्रिटेन जर्मनी कर रहे हैं, वही सेम चीज ये बल्कान स्टेट्स आपस में छोटे स्केल पर करना चाह रहे थे, ठीक है। Now Turkey's internal reaction, the loss of territory to friends rather than the enemies was a stark warning. Turkey under the Sultan began military reorganization. अब टर्की को समझ आया कि नहीं, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है ना। आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्रूशियंस जो है वो जेनेसरीज को बुलाकर ट्रेन करवाया था प्रूशियंस ने अपनी आर्मी को, ठीक है। दैट वाज मॉडर्न फॉर, या दैट वाज बेटर आर्मी फॉर प्रूशियंस एट दैट टाइम, 1840s के आसपास, 1840s 50s। बट नाउ ऑटोमन्स ने जर्मन आर्मी को जो है वो अपनी तरफ बुलाना शुरू किया कि भैया आइए और हमें ट्रेन कीजिए। सो टर्की अंडर सुल्तान बिगेन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन विद जर्मन हेल्प, राइट। सो अब आपको धीरे धीरे नजर आएगा जर्मनी जो है वो, क्योंकि क्या होगा 1890 तक आते आते बिस्मार्क तो चले जाएंगे रास्ते से, ठीक है, और जर्मनी जो है वो धीरे धीरे टर्की के तरफ जुड़ता चला जाएगा। Now shifting international elements, Germany's influence sought useful alliance, especially with Austria-Hungary. Russia's resentment grew not just toward Austria but also towards Germany, because रशिया ने इतना युद्ध लड़ा ऑटोमन्स के साथ, कुछ खास टेरिटरी उनके हाथ में आई नहीं, एंड जर्मनी ने कुछ खास टेरिटरी, कांग्रेस ऑफ बर्लिन में जर्मनी ने कुछ खास टेरिटरी रशिया के हाथ में नहीं जाने दी। सेम वाज द केस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने आपस में अलायंस किया था ना, ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी, रशिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी रशिया का सपोर्ट नहीं किया, जर्मनी ने भी रशिया का सपोर्ट नहीं किया, राइट। तो कहीं ना कहीं अब रशिया जो है वो फ्रांस की तरफ इंक्लाइंड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया का सपोर्ट जो है वो ब्रिटेन तो करेगा नहीं ज्यादा खुल के, ठीक है। तो जो आइसोलेशन में रखना चाहता है जर्मनी फ्रांस को, वही बिस्मार्क की पॉलिसी जो है वो धीरे धीरे फेल होती जाएगी। द Dreikaiserbund, the three emperors league was strained especially after Berlin. France saw Russia as a potential future ally against Germany. Now, ऐसे में बिस्मार्क का डिलेमा क्या है? बिस्मार्क को नजर आ रहा है कि फ्रांस और रशिया जो है वो नजदीक आते जाएंगे इस हिसाब से, तो राइट, फ्रांस जो है वो बड़े लेवल पर रशिया को ग्रो करने के लिए पैसा देता है कि रेलवे बनाओ, अपनी आर्मी को डेवलप करो, स्कूल बनाओ, एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाओ, बड़े लेवल पर कैपिटल देता है ना। Bismarck learned that Austria-Hungary was essential to German diplomacy, right? And Bismarck learned that he had to balance the support for Austria while avoiding alienation of other partners. So, for this to work, that means सेंट्रल अगर यूरोप में पावर स्ट्रांग रखनी है तो जर्मनी को पता है कि भैया ऑस्ट्रिया हंगरी को साथ में रखने की जरूरत है, और ऑस्ट्रिया हंगरी अगर साथ में रखा तो रशिया जो है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही जो है वो इंटरेस्ट है बल्कान में, ठीक है। दैट मीन्स ऑस्ट्रिया हंगरी को कुछ इस तरह साथ में रखना है। पहला कारण है ऑस्ट्रिया हंगरी को साथ में रखने का, एक तो सेंट्रल यूरोप में स्टेबिलिटी बनी रहे, और दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी को अपना मार्केट बनाकर रखा जाए, ठीक है, राइट। ऐसा अगर जर्मनी खुलकर करता है तो रशिया जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट हो जाएगा, और फ्रांस को मौका मिल जाएगा रशिया के साथ जुड़ने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के दोनों के इंटरेस्ट है बल्कान रीजन में। तो पहला तो डिलेमा ये है बिस्मार्क के सामने कि ऑस्ट्रिया हंगरी से कितनी नजदीकी बनाई जाए ताकि बाकी जो उसके स्टेट्स हैं यानी रशिया जो है वो उनसे दूर ना हो जाए
Now could not fully support Balkan nationalism without destabilizing Austria-Hungary. Now at the same time टर्की को जो है वो जोड़ना है अपने साथ, तो बल्कान नेशनलिज्म, जैसे ब्रिटेन जो है वो बल्कान नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस बल्कान नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा है ताकि टर्की डिस्टेबलाइज हो जाए, राइट। सो जर्मनी भी जो है वो बल्कान नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा है ताकि ये रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए और टर्की कमजोर हो और टर्की को जर्मनी की जरूरत पड़े, राइट। लेकिन किस हद तक बल्कान को डिस्टेबलाइज करें जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी डिस्टर्ब ना हो, समझ रहे हैं। तो जर्मनी के लिए प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है जर्मनी की प्रॉब्लम। नाउ व्हाट वर द वाइडर consequences ऑफ कांग्रेस? सो लेफ्ट मोस्ट पावर्स डिससेटिस्फाइड एंड एंग्शियस। 1878 की जो ट्रीटी है ना, उसके बाद फिर सीधा 1919 की ट्रीटी होगी बड़ी, ठीक है। ब्रिटेन कंसर्न फॉर इट्स नियर ईस्ट इंटरेस्ट रीइंफोर्स्ड नेवल पावर। ब्रिटेन ने जो है वो डार्डनलीज और बॉस्फोरस के स्ट्रेट में जो है वो अपनी नेवी को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि रशिया को लग रहा था कि भैया हमारे साथ तो बुरा हुआ, रशिया ने अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी। तो रशिया अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ानी ना शुरू कर दे उससे पहले ही ब्रिटेन अपनी नेवी वहां पर लेकर पहुंच जाती है, ठीक है, कि सब लोग जो है वो चुप रहे। रशिया फेल्ट डिफीटेड फेस टू फेस विद ब्रिटेन ओवर द क्रम्बिंग ऑटोमन एम्पायर। Austria-Hungary gained territory but doubted long-term benefits. France gained a new colonial opportunity in Tunisia. ठीक है, सो फ्रांस जो है वो अब फ्रांस का पैर जो है वो धीरे धीरे नॉर्दर्न अफ्रीका में सेट हो रहा है आफ्टर ट्रीटी ऑफ 1818, सॉरी नॉट 1818, 1878. What is the legacy of this treaty of Congress? Balkan nationalism continued to threaten peace. The new power balance centered on Germany, which tried to preserve stability. However, tensions and rivalry made this peace fragile and short-lived. The international situation became more unstable, setting the stage for future conflict. Eventually, it rose to the level of Balkan Wars. उससे पहले भी कई conflict हुए, but eventually it rose to the level of Balkan Wars, and then finally the World War, First World War. Right. So this is the legacy of the now Bulgaria and ईस्टर्न क्राइसिस क्या है, अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे इन द नेक्स्ट सेशन। आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट होगा। मेक श्योर आप बुक रीडिंग जरूर करें जो बुक्स मैंने सजेस्ट करी हैं, ठीक है। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस सेशंस एंड राइट आंसर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोस। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching. In the next session, we'll go into the Bulgaria and the Eastern crisis, right? The King Alexander rise and its defiance of the treaty. अब ये ट्रीटी ऑफ बर्लिन है ना, इसका धीरे धीरे डिफाइंस करना शुरू करेंगे। कौन? रशिया शुरू करेगा, पहले तो ऑटोमन शुरू करेंगे। ब्रिटेन की पॉलिसी कैसे शिफ्ट होगी इसमें, फिर यूनिफिकेशन ऑफ बल्गेरिया एंड ईस्टर्न रोमेलिया, राइट। देन ऑस्ट्रिया का इंटरवेंशन, फिर उसके बाद रशिया कि ईस्टवर्ड मूवमेंट, चाइना की तरफ रशिया जो है वो झांकना शुरू करेगा, जिसके लिए फ्रांस उसको बढ़ चढ़कर पैसा देगा, राइट। देन सर्बिया में क्या डेवलपमेंट हुआ, जर्मनी की रीश्योरेंस ट्रीटी ऑफ 1887, फिर बिस्मार्क का डिपार्चर, फिर बिस्मार्क के बाद आर्मेनियंस एंड ग्रीक्स निकल कर आएंगे, फिर यंग तर्क मूवमेंट, धीरे धीरे जो है वो ऑटोमन्स कैसे कमजोर होते जाएंगे। विल डिस्कस ऑल दिस इन नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस सेशंस। आज का सेशन जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल्स एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाती हैं, बट आई वांट कि एक बार वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर करने से पहले ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 देन वर्ल्ड वॉर 2 तक बहुत तेज़ी से पहुंच जाएंगे हम। मैं चाहता हूं कि ये 1871 से 1914 तक की जो कहानी है ना, इसको मैं थोड़ा डिटेल में जाकर आपको समझा दूँ, प्लेयर्स को अच्छे से, आपको अच्छे से ये प्लेयर सारे समझा दूँ, ताकि उसके बाद का जो वर्ल्ड है, स्पेशली इसके बाद का जो यूरोप है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो दैट इज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।